आपकी सेविंग कितनी कर रहे हो अभी आप मंथली? 2 लाख पर मंथ ले लो आप। तो इसको आप यूज करना स्टार्ट करो। इससे आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे साल के। आप मुकेश अंबानी सर से मिले थे, सारे क्रिएटर्स जितने भी थे वो इवेंट में सब मिले थे, आप ही मिले थे। सब शाहरुख दीपिका कर रहे। लकीली मेरी जो सीट थी उससे एक सीट छोड़ के अंबानी जी आके बैठ गए। मैंने कहा गया तेल लेने शाहरुख खान, अपन चलो सीट पे। इंटरेक्शन क्या हुई 7-8 मिनट्स की? मैं तो सिर्फ ये पूछा था कि सर मैं यंग बंदा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यूथ के लिए आपका क्या सिग्नल है, हमें कैसे ग्रोथ करना चाहिए, ये सारी बातें चल रही थी। सिर्फ 3 वर्ड्स बोले थे इस चीज के लिए कि फर्स्ट फोकस, देन डेलीगेट, देन डाइवर्सिफाई। श्रद्धा मैम वाज एक्चुअली स्वीट। आई कॉल हर मैम बिकॉज शी इज 39-40 और अपन काफी छोटे यार उनसे। तो मैं जब सेशन में गया, आई वॉज इन दी फर्स्ट रो, उन्होंने मेरे को देखा तो देखते ही शी रिकॉग्नाइज्ड हार्ट्स किया कि आप आए, अच्छा लगा। सो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। 1 करोड़ के कवर से क्या होगा, आपकी फैमिली को जस्ट इन केस आप नहीं होते हो तो आने वाले 10 साल का रनवे मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। अगर किसी ने आपको प्रीमियम पे किया है, चाहे उसका क्लेम आ जाए, ही इज अ लॉयल कस्टमर, तो ही डिजर्व अ बोनस। तो ऐसी वाली पॉलिसीज को प्रेफर करना है जहां पे बोनस में टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप 3-4 कंपनीज कौन से, और आपने कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया? मेरा भी HDFC अर्गो से है। मैंने ICICI लोम्बार्ड से लिया। कैसे चूज करें कौन से IPO में डालना है? सबसे पहले आप देख लो कि यार कंपनी का पी रेशियो कंपैरिजन टू पीयर्स कैसा है, कंपनी का मूल माहौल कैसा चल रहा है, मतलब कंपनी की नीयत क्या है। आपके बेटे के नाम पे SIP आपने किया है? बेटे के नाम पे हम लोग SIP करते हैं। उसका भी हो गया, उसका भी अभी कॉर्पस हो गया है, कुछ 20-25 लाख का उसका बन चुका है। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो मैंने आपका हिंदुस्तान टाइम्स पे एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर आप मुकेश अंबानी सर से मिले थे एंड वो आर्टिकल काफी वायरल हो गया था। आपके लिंक्डइन पोस्ट भी वायरल हुआ था। आपने शायद मेरे को भेजा था व्हाट्सएप पे। नहीं भेजा था आपने? किसी क्रिएटर ने भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे। मेरे को पहली बार पता नहीं चला था, किसी ने भेजा था कि ये देखो हुआ है, तो मेरे को आइडिया लगा कि अच्छा आप मजे ले रहे हो मेरे, मैं समझ रहा हूँ, बट मैंने नहीं भेजा था, आपने मेरे को भेजा था, मेरे को याद है। एंड वो आर्टिकल मैं पढ़ने के बाद एकदम ऐसा हो गया था कि आप कैसे मिले उनसे, एंड सारे क्रिएटर्स जितने भी थे वो इवेंट में सब मिले थे, आप ही मिले थे? नहीं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। एक वेव्स करके इवेंट हुआ था गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जितने भी ऑडियो एंड विजुअल क्रिएटर्स हैं इंडिया के, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे वो इवन फिल्म इंडस्ट्री से हो, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाके इंटरनेशनल लेवल का इवेंट किया था। क्रेजी ब्रांडिंग हुई थी, मुंबई पूरा मुंबई सजा देता। वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट जो गवर्नमेंट ने किया है वो मेरे को दिख गया था वहां पे। सो उस इवेंट में एज अ मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंट्री मिली थी, उसका पास मिला था, वी हैड टू अप्लाई। तो अप्रूव हुआ था। अप्रूव में आई थिंक 5-7 क्रिएटर्स का हो पाया था, क्योंकि इट वाज अ वेरी रिगरस प्रोसेस। प्लस शायद ये पहली बार हुआ था तो उनके क्राइटेरियाज क्या थे वो किसी को भी नहीं बताते, बट हो गया। तो जब ये हुआ पास तो हम आए यहाँ पे। मजे की बात ये थी कि जिस दिन मैं पहले दिन आया था यहाँ पे, सुबह 9 बजे से इवेंट स्टार्ट हो रहा था। 9:30-10 से प्रोटोकॉल लग गया था, बिकॉज पहला सेशन ही मोदी जी का था। मेरे को पहुंचते मैं 10:15 तक पहुंचा था। मतलब मैं पहुंचा जियो कन्वेंशन सेंटर के बाहर और मेरे को एंट्री नहीं मिली क्योंकि मैं लेट हो चुका था। तो मतलब मोदी जी का सेशन अंदर स्टार्ट होने में है, अगले 45 मिनट्स में प्रोटोकॉल लग चुका है, SPG आ चुकी है, मुझे एंट्री नहीं मिलती है, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। हमें बोला जाता है कि नहीं आप स्पेशल हो, ले जाएंगे आपको, ले जाएंगे। हम खड़े रहते हैं आधे घंटे, 45 मिनट्स तक। ऋषभ भैया भी मेरे साथ होते हैं, हम लोग खड़े रहते हैं, एंट्री नहीं मिलती है, एकदम पसीने पसीने हो चुके हैं और हम खड़े हैं। थक हार के कहते छोड़ जान दे। ट्राइडेंट होटल करवाई थी बाजू में, तो होटल गए, होटल में रिलैक्स किया थोड़ी देर। 12:30 मेरे को यार थोड़ा सा लगा, फोमो हुआ यार, मैं इवेंट में नहीं, तो मैं इवेंट में जाने की कोशिश किया, नहीं हुआ। वहां पे 12:30 गया, 1:30 बजे तक नहीं हुआ, एकदम थक चुका था, क्योंकि उस समय गर्मी, आप सोचो अप्रैल में एकदम गंदी गर्मी, नहीं हो रहा। सीधा गए होटल में, वापस से लंच वंच किया और थोड़ा सा रिलैक्स किया। फिर मैंने थक हार के बोला ऋषभ भैया को कि भैया मैं तो जा रहा हूँ एक बार वापस से 2:30 बजे ट्राई करने की। आए तो ट्राई तो करे, कोई रूम में बैठने थोड़ी ना यहाँ पे इतनी माथाफुड़ी करी अपन ने। तो ट्राई करने गए, तो उस समय तक मोदी जी निकल गए थे और 2:30 बजे हमें एंट्री मिल गई। एंट्री मिलते ही पहला सेशन सामने चल रहा है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और करण जौहर का। और बिकॉज ऑफ द पास मेरी फ्रंट रो की सीट, और वहां पे मेरे को एक्सेस मिल गया और मैं फ्रंट रो पे जाके बैठा हूँ। सेशन चल रहा है, सेशन खत्म होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी जो आपकी मंजिल होती है उसको आपको थोड़ा टाइम लगता है। आपको इनिशियल लगता है कि यार ये तो फकअप हो गया, मजा नहीं आ रहा, बट इवेंचुअली शायद कुछ बड़ी चीज आपका वेट कर रही होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे क्या होता है। सामने सेशन चल रहा है, सेशन खत्म होता है, एवरीवन इज लाइक शाहरुख 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 शाहरुख, सब कर रहे हैं। मजे की बात ये थी कि शाहरुख जब एंटर हुआ था उस समय कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। आई वॉज द फर्स्ट गाय जिसने चिल्लाया शाहरुख आई लव यू।
और शाहरुख ने पूरा प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया, हार्ट्स दिखाए, आगे तक आया, एंड इट वाज फन। फिर सब चिल्लाने लग गए, बट एंड में एवरीवन वाज बिहाइंड शाहरुख, शाहरुख 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 शाहरुख। हम भी गए थे, एक सेल्फी हो गई छोटी सी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई थी, बट ठीक है, बस मतलब इंटरेक्शन हो ही नहीं पाया, तो मैंने वो कभी कहीं डाली नहीं। मेरे हिसाब से जब तक किसी फोटो वाले पर्सन से आपका इंटरेक्शन नहीं हो, रैंडम फोटो नहीं डालने का। तो बात खत्म हो गई, सब शाहरुख शाहरुख दीपिका दीपिका कर रहे। इधर से मोटा भाई चल के आ गए राइट से, विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट सिक्योरिटी, बस कुछ चल के आ गए। मुकेश अंबानी जी आए और बैठ गए। मैं देख रहा हूँ भाई ये तो है तो मुकेश अंबानी, और सब शाहरुख शाहरुख कर रहे हैं, भाई मेन पार्टी तो पीछे खड़ी है। एंड लकीली मेरी जो सीट थी उससे एक सीट छोड़ के अंबानी जी जाके बैठ गए। मैंने कहा गया तेल लेने शाहरुख खान, अपन चलो सीट पे। मैं पहले मेरी सीट पे बैठा, बाजू वाली सीट खाली, और उधर बैठे हुए अंबानी जी, और कोई प्रोटोकॉल नहीं। मैं थोड़ा सा हिम्मत करके बाजू गया, मैं चल चलते थोड़ा सा बाजू वाली सीट पे चले जाते। मैं बाजू वाली सीट पे चले गया, एंड अंबानी जी वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, एंड आई वाज लाइक वाओ ये क्या हो गया। बात करी, बहुत प्यार से बात करी, मतलब ऑब्वियसली उनके लिए मैं नोबडी हूँ, मतलब वो मेरे को चाहते तो बोल सकते हैं हट 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 हट, या इतने प्रोटोकॉल को बुलाते हटा देते हैं, कोई नहीं, बिल्कुल आराम से हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने क्वेश्चंस भी पूछे एक आध, जिसका जो आर्टिकल आपको मिला भी था, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन बढ़िया चल रहा है। इतने में अनंत अंबानी जी वहां से आ गए। अनंत अंबानी जी आके बैठे मेरे पास में, और मैं कह रहा हूँ फक, कोई फोटो ले लो, मेरी फोटो ले लो, फोटो ले लो, बट कोई फोटो लेने वाला नहीं था, क्योंकि सब शाहरुख 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 कर रहे थे। और मैंने कहा शाहरुख गया तेल लेने, अपन इधर फोकस करते, हम इधर बात कर रहे, फोटो नहीं हो रही। बट मेरे को रियलाइज हो गया फिर विद इन 5 मिनट्स उनका प्रोटोकॉल सब आ गया था, सारी एकदम इतनी सिक्योरिटी की कोई नहीं। तो मैं खुद ही आउट ऑफ डिसेंसी की यार ऑब्वियसली मेरी जगह नहीं है, मैं उठ गया। बट जाते थे मैंने कहा सर आई वांट अ फोटो विथ यू। उन्होंने बढ़िया से फोटो खिंचाई, और मैंने एक की जगह में भी आपको कैमरे में दिखाऊं 15-20 सेल्फी लिए, ठक 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 ठक। मैंने कहा पता नहीं किसी में वो इधर देखे, किसी में इधर देखे, किसी में कुछ करे, से एक में वो प्रोबेबली 5-6 सेल्फीज के बाद मेरा हाथ करके कि थैंक यू भाई करके, ऐसे जो भी करना चाह रहे थे थैंक यू करके कह रहे थे, बस हो गया भाई। और मैं ठक 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 चालू थी, और ये खत्म हो गया, और मैं हट गया, और ये मेरी अंबानी से बात हो गई। ही गेव मी गुड 7-8 मिनट्स का टॉक विच वाज मोर देन इनफ। क्या बात है, वन ऑन वन, क्योंकि और कोई था ही नहीं, सब शाहरुख शाहरुख कर रहे थे। तो जैसे ही शाहरुख गया, सबके अंबानी जी पे फोकस की, अंबानी जी आ गए, अब कोई टच नहीं कर सकता उनको। एवरीवन वाज देयर, पूरा स्टाफ था, पूरा उनका प्रोटोकॉल लग गया, सिक्योरिटी लग गई, तो कोई जा ही नहीं सकता। तो बात ही खत्म हो गई कि अंबानी जी से मिल सकते हो। सब अब अंबानी जी कर रहे थे कि मुकेश भाई से फोटो मिल जाए। इतने मैंने देखा कि अनंत अंबानी उठे और निकल लिए। मैंने कहा अब मुकेश अंबानी से तो अपना हो गया, और अभी कोई टच भी नहीं कर सकता। मैं पीछे से भागा, और पूरी साइड उल्टा भाग के गया। मेरे साथ कुछ क्रिएटर्स से बोले अनंत क्यों भाग रहा है, मैंने कहा मैं किसी से मिल के आता हूँ, आप रुको अभी। मैं पीछे से भाग के गया, और जब तक मैं एंड गेट तक पहुंचा, अनंत अंबानी यहाँ तक पहुंचा, एंड यहाँ पे वी इंटरेक्टेड विद अनंत अंबानी। उनसे मेरा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, अनंत भाई मेरा नाम भी अनंत है, एंड आई एम अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने फोटो का कहा ही नहीं पहले, मैंने कहा पहले बात करते हैं, फिर फोटो की बात करेंगे। तो फिर उससे 2-4 मिनट हुआ, बट शायद कुछ तो उनके किसी की हेल्थ वेल्थ हो गई थी शायद, पेट की या कुछ, तो ही हैड टू रन, विच वाज वेरी स्वीट कि भाई वो एक इवेंट से भाग रहे थे बिकॉज कुछ उनके फैमिली पेट की तबीयत खराब थी। बट वी हैड अ गुड इंटरेक्शन, फोटो लिया, मैंने कहा चलो ये काम ठीक हो गया। तो मतलब इनिशियली मोदी जी से नहीं स्पीच सुन पाए या नहीं बैठ पाए, क्योंकि ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ही इज पीएम ऑफ आवर कंट्री। बट फिर बाद में ये होगा, तो बड़ा मजा आया। इंटरेक्शन क्या हुई 7-8 मिनट्स की? यार मोर देन दैट मैं तो सिर्फ ये पूछा था कि सर मैं यंग बंदा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या यूथ के लिए आपका क्या सिग्नल है, हमें कैसे ग्रोथ करना चाहिए, ये सारी बातें चल रही थी। पहले तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि आपने जैसे आपके बच्चों को वंतारा पे फोकस करवाया, वो आपकी अच्छी परवरिश है, जस्ट टू बिल्ड दी कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो एक बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसा नहीं कि अनंत अंबानी आज से कर रहा है या ये सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि बिकॉज आई फॉलो मुकेश अंबानी लाइक एनीथिंग। मैं पिछले 15 साल से तो डाई हार्ड तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, 10 साल से तो बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना वंतारा वाला, जो अभी सोशल मीडिया की वजह से आया है, और कुछ सोशल मीडिया वाले ट्रोल भी कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग जो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत समय से मेहनत चल रही है इसके पीछे यार, बहुत समय से काम चल रहा है। तो बस उसके अराउंड बात हुई, और मेरा सिंपल सा यूथ वाले के लिए था, तो उन्होंने कहा फोकस, सिर्फ 3 वर्ड्स बोले थे इस चीज के लिए कि फर्स्ट फोकस, देन डेलीगेट, देन डाइवर्सिफाई। इन इटसेल्फ आप जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाल सकता है, या जो समझना समझ सकता है, बट इट वाज वन हेल ऑफ एन एनकाउंटर। एंड फिर आपने शाहरुख खान से इंटरेक्ट किया कि नहीं? शाहरुख खान सर से नहीं कर पाया यार, वो तो स्टेज पे थे और स्टेज से निकल गए थे, बट बाकी सबसे कर पाया, श्रद्धा कपूर से, राजकुमार राव, फरहान अख्तर, रेमो डिसूजा, और बहुत लोग से इंटरेक्शन हो गया था। बिकॉज मैं नाम नहीं ले सकता कि कौन थे वो, बट वन ऑफ द एक्टर वाज आवर सब्सक्राइबर, तो he also helped me connect with a lot of people, so
सो मैंने उनको हाय बोला, उन्होंने हाय बोला एंड रियलाइज अरे मैंने तुम्हें देखा है, कहाँ देखा है? मैंने कहा सर मैं यूट्यूब पे। बोला यस आई हैव सीन। तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया ये वीडियोस मैंने तुम्हारे देखे ऐसा है। तो दैट हेल्प्ड कि भाई उसने रिकॉग्नाइज किया, तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कनेक्ट करवा दिया और ये करा। तो इंटरेक्शन वो दैट इवेंट वाज वेरी गुड। मतलब AR रहमान से लेके हर एक who's and who relevant person of the industry was there in that event, and everything was for a cause कि भाई चलो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। और सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के आर्टिस्ट भी थे, मार्क रोवर था, कई अच्छे इंटरनेशनल क्रिएटर्स थे। सो क्रेजी। आपका मोस्ट मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन श्रद्धा कपूर के साथ रहा होगा, राइट? नहीं, श्रद्धा मैम वाज एक्चुअली स्वीट। आई कॉल हर मैम बिकॉज शी इज 39-40 और अपन काफी छोटे यार उनसे। सो उनसे भी इंटरेक्शन बहुत स्वीट था। मतलब वो आए, जब वो एंटर हुए थे उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये करते करते उनके पास गए तो उन्होंने लिफ्ट में भी बुला लिया, आ जाओ चलो लिफ्ट में बात करते। तो फिर बात करते गए। मैंने फिर एंड में कन्वर्सेशन के एंड में बोला कि मैम फोटो। तो उन्होंने कहा कि सेशन के बाद में, पर तुम भी कंटेंट क्रिएटर हो, ये अपने इंस्टाग्राम के CEO के साथ ही सेशन है, सुनो। तो यार मैंने कहा यार सुनना तो चाहिए, बट मैंने कहा मैम फिर फोटो रह जाएगी। आपने मेरे को कहा यहाँ रुको जहाँ पे कोई नहीं है, एक देयर वाज अ प्राइवेट सेक्शन। तो उन्होंने कहा नहीं आओ। तो मैं जब सेशन में गया, आई वाज इन द फर्स्ट रो, और जब वो मैम आई थी उन्होंने मेरे को देखा, तो देखते ही शी रिकॉग्नाइज्ड, थोड़ा सा ऐसे किया, फिर हार्ट्स किया कि आप आए, अच्छा लगा। सो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर, उनको जरूरत नहीं थी। सो शी इज एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन, बिकॉज जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस समय कोई कैमराज नहीं थे और कुछ भी नहीं था वहां पे कि भाई कोई कैमरा के लिए वो मेरे से बात कर रही है। जब रिटर्न में जा रहे थे तब भी वहां पे कोई कैमरा नहीं थे, जहां पे मैंने उनको फोटो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैम हमारी बात हुई थी फोटो। तो उन्होंने कहा यस यस आई रिमेंबर यू, पूरी कॉन्वर्सेशन पे। तो फिर फोटो हुआ। तो दैट वाज गुड, शी वाज गुड, शी इज अ वेरी गुड पर्सन टू टॉक टू। एक आध एक्टर्स थे जो बहुत एटीट्यूड में भी थे, पर ठीक है यार, पार्ट ऑफ द गेम यार। उनकी भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उनके पास भी कुछ ना कुछ टाइम की लिमिटेशंस रही होगी। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही कि मैं पूछूं कौन से एक्टर्स मैंने उनके साथ फोटो नहीं डाली, मैंने उनके साथ फोटो नहीं डाली, वो एक्टर। देखो मेरे को ऐसा लगता है मैं फोटो मैं डालता हूँ, जैसे आमिर सर के साथ डाली, तो उनसे थर्ड इंटरेक्शन पे फोटो डाली है, इससे पहले 2 इंटरेक्शन हो चुके हैं। आई फील जब मैं किसी को, या तो मैं उसका एकदम पागल वाला फैन हूं, या फिर उससे कोई कॉन्वर्सेशन हुई, चाहे वो कॉन्वर्सेशन 30 सेकंड की भी हो सकती है, कि यार अगर मैंने अंबानी से 30 सेकंड की कॉन्वर्सेशन करी, बट दैट वाज अ वेरी इंपैक्टफुल वन, मतलब उन्होंने जो 3 वर्ड्स बोले दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक उनके साथ डिजर्व करते कि हाँ यार मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई। बट अगर मैं किसी से रैंडमली एयरपोर्ट पे मिल रहा हूँ तो मैं वो फोटोज नहीं डालता। जैसे कुछ लोगों से, और भी मेरे पास वहां पे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो है, बट मैं नाम नहीं दूंगा वरना लोगों को लगे तो एरोगेंस है। एरोगेंस नहीं है, बट जब तक मैंने उससे बात नहीं करी, कॉन्वर्सेशन नहीं करी, जब तक एटलीस्ट कोई तो चांस हो कि वो मुझे सेकंड टाइम मिलेगा तो जानेगा, तब तक कोई सेंस नहीं ना यार फोटो का। बट इट वाज अ वेरी गुड इवेंट, आई मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। अच्छा इवेंट था यार। तो आपसे बात करके मेरे को अभी फोमो लग रहा है। हाँ, आप आए नहीं यार, आप आए नहीं, आना चाहिए था आपको। बट ये फोटोज वाला ना और किसी का भी नहीं हुआ, मतलब ऐसे फोमो वाली बात भी नहीं है। हाँ वही ना, मेरे को वही नहीं समझ आ रहा है कि बाकी क्रिएटर्स मैंने किसी के स्टोरीज पे या किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं देखा। मतलब आई गॉट लकी यार, पता नहीं यार, या तो मैं बदतमीज हूँ बहुत थोड़ा सा ज्यादा, या फिर आई गॉट लकी कि मैं घुस गया ऐसे ही। क्योंकि अंबानी वाला वाज अ रैंडम थिंग, अनंत अंबानी वाज ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, जो मेरे को दिखा कि भाई ये इधर से भाग रहा है, सब मुकेश भाई पे फोकस कर रहे हैं, अपन उधर चलते हैं। बाकी सारे एक्टर्स वाला एक जाना, फिर कुछ पहचाने, कुछ ऐसे मतलब रैंडम चीजें हो रही थी। तो आप जब अनंत अंबानी से मिले, आपने फोटो का कैप्शन डाला व्हेन अनंत मेट अनंत, 2 बिलियनर्स नहीं, मैंने कैप्शन डाला था कि बस 19-20 का फर्क है, 19-20 लाख करोड़। मैंने ये डाला था, ये अच्छा चला था। बट दोनों बिलियनर्स ऐसे डाल देना चाहिए था ना, 19-20 लाख करोड़ का फर्क बस। तो ये अच्छा था। उसमें वहां पे पॉलिटिशियन भी काफी मिले, गजेंद्र सिंह शेखावत सर मिले, अपने CM ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र सर मिले, एंड IT मिनिस्टर अपने वैष्णव अश्विनी वैष्णव सर मिले। तो अच्छा, गुड पीपल। Awesome, nice. You are like a finance expert. We have seen your videos on social media, Instagram, YouTube, etc. तो अभी एक बात बताओ, अगर कोई एक आदमी है जो 50,000 रुपीज पर मंथ की तनख्वाह कमा रहा है, ओके, 6 lakhs पर एनम जॉब कर रहा है, एंड जस्ट स्टार्ट किया है करियर, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बताओ प्रोसेस क्या होगा कि अगर उनको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो वो कैसे शुरू करेंगे, एंड कितनी अमाउंट से करेंगे, कहाँ पे डालेंगे, कैसे करेंगे, पूरा एक फ्रेमवर्क बताओ। इंटरेस्टिंग भाई। सबसे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और रेगुलरली आपकी कॉन्वर्सेशंस बहुत डीप जाते जा रही है। मैं देख भी रहा हूँ, आप कुछ अमेजिंग गेस्ट भी लाए हो। मुझे पता नहीं कि उनके नाम मैं ले सकता नहीं ले सकता, बट क्रेजी गेस्ट लिस्ट आप लोगों का वेट कर रही है। सो यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क भाई, अप्रिशिएटेड। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के अपन बात करते हैं और बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं कॉन्वर्सेशन को। देखो मेरी 50,000 की सैलरी है, इसके ऊपर बात करनी है, बट मैं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करता हूँ कि मेरी बात आप क्यों सुन सकते हो।
मेरी बात आप इसलिए सुन सकते हो क्योंकि अगर मेरी पर्सनली बात करोगे तो मेरी पर्सनली में अच्छा खासा समय हो चुका है। मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें आप कहते हैं ना कि आप खुद प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, ये सारी चीजें आप जाके चेक कर सकते हो। एमसी में आपको 200 रुपए में मिल जाती है। मैंने मेरी कंपनी 3-3.5 साल पहले इसलिए बनाई थी क्योंकि कई लोग बोलते थे और मेरे दादाजी कहते कि भैया नहीं शेयर करना अपना इनकम कहीं पे भी, क्यों करना है यार, कोई सेंस नहीं बन रहा, बिकॉज यू अर्न इनफ। सबके लिए वो इनफ डिफरेंट है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी को ये दिक्कत है जाके चेकआउट कर लो, बहुत अच्छा आपको डेटा मिल जाएगा वहां पे। सेकेंडली, हम लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए समय हो गया है, लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए समय हो गया है। 1980 से दादाजी स्टॉक ब्रोकर थे, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स 2004 में स्टार्ट हुआ था। आज भी हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। मुझे 9 साल हो गए, 2016 से मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। आई हैव सीन पीपल ग्रो देयर मनी फ्रॉम बेस, और उनको मदद भी करी है हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद आपसे पहले में 5,000 10,000 फैमिलीज के लिए हमारी टीम कर चुकी है, बल्कि उससे ज्यादा के लिए कर चुकी है। तो वो कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी मदद करेगा सुनने में और समझने में कि शायद जो हम बात कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। तो अब रेलेवेंट बात पे आते हैं। आपकी जॉब लगी है, अभी आप यंग हो, मैं अज्यूम करता हूं 22 से 25 के बीच के हो, 26 के आसपास हो, अभी भी आपकी सिर्फ जॉब लगी है। तो सबसे पहले आपको काम करना है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपको इंश्योरेंस लेना है। अब इंश्योरेंस में आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि आपको टर्म पहले लेना चाहिए या हेल्थ। आप बताओ क्या लेना चाहिए पहले? मैंने तो हेल्थ लिया है, पहले हेल्थ मैंने लिया है। टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं है मैंने अभी तक। अच्छा, आपने लिया ही नहीं है। हाँ। तो आप भी अब लो अभी इमीडिएटली। पहले हेल्थ क्यों लेना चाहिए, चलो ये समझाओ। क्योंकि मैंने क्यों लिया, बिकॉज क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये करते हैं, मेजॉरिटी लोग सबसे पहले हेल्थ लेते हैं। हाँ, मैंने भी वही किया। मैंने इनफैक्ट टर्म लिया ही नहीं है क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी आई एम मुझे क्या ही हो जाएगा। नहीं, मतलब ऐसा है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ अगर हो गया, एक्सीडेंट जो मेरा हुआ ही था लास्ट ईयर, तो उसका क्लेम मिल जाएगा। एंड टर्म इंश्योरेंस का ऐसा था कि आई डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स ऑन मी, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे फैमिली में भी सब इंडिपेंडेंट है एंड मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है अभी, तो देयर इज नो डेट एज ऑफ नाउ ऑन माय नेम। तो मैंने सोचा कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ही लूं, मतलब कुछ है नहीं है डिपेंडेंसी ऐसा। वैसे लॉजिकली बताता हूँ, हमेशा आपको, आप भी कमेंट करिएगा आपको क्या लगता है, टर्म पहले लेना है हेल्थ लेना? आंसर सुनने से पहले कमेंट जरूर करना। आपको हमेशा पहले टर्म लेना होता है, क्योंकि परमानेंट डैमेज इज कॉस्टलियर देन टेम्परेरी डैमेज। आप अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप सैलरी अर्न कर रहे हो और आप नहीं रहते हो उस दुनिया में, तो आपका जो डैमेज हो रहा है वो परमानेंट। आप गए, फैमिली के पास कुछ नहीं है। हेल्थ में फैमिली के पास आप हो, प्रोबेबली 2 महीने नहीं हो, 6 महीने नहीं हो, बट आप हो। आपको एक बार 2-5 लाख का खर्चा आएगा, पर आप वापस आ जाओगे काम पे। तो हमेशा सबसे पहले हमें लेना होता है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस कितना लेना होता है और क्यों लेना होता है? अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो आपकी फैमिली का क्या होगा, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। अगर आपकी सैलरी है सपोज करते 6 लाख रुपए, तो मिनिमम आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से 20 के बीच का, मतलब 1 करोड़ के आसपास का आपका कवर हो जाना चाहिए। अब 1 करोड़ के कवर से क्या होगा, आपकी फैमिली को जस्ट इन केस आप नहीं होते हो तो आने वाले 10 साल का रनवे मिल जाता है। एंड फाइनेंशियली देखा गया है कि 10 साल बाद आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना छोड़ देगी अगर आप नहीं हो इस दुनिया में। तो आपने 10 साल का तो पैसा दे दिया उनको, तो उनका काम हो चुका है। तो सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। अब टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना है, इस पे बात कर लेते हैं। छोटे से 4-5 पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसका ब्रांड रेप्यूटेड है, जिसका अगर क्लेम रिजेक्ट होता है और आप हो हल्ला करते हो सोशल मीडिया पे तो उसको फर्क पड़े। जिसका ब्रांड अगर आप जाके कंप्लेन करते हो ऑम्बड्स पर्सन में और उसको दिक्कत इंक्वायरी ऊपर से आती है, तो उसको अपनी इमेज की फर्क रहे। तो आपको बड़ी ब्रांड के साथ काम करना है। बड़ी ब्रांड कैसे पता चलेगी? एक ऐसी कंपनी जिसके पास साल का मिनिमम 5,000 क्लेम्स तो आना ही चाहिए। मैं यूजुअली 10,000 कहता हूं, बट 10,000 करते ही तो आपके पास टॉप 5 ही नाम आ जाएंगे सिर्फ। पर मैं कहता हूं 5,000। अगर आप 5,000 का फिल्टर लगा दोगे, आज के दिन इंडिया में जितने भी टर्म इंश्योरेंसेस है, 5,000 से ऊपर क्लेम देने वाले टर्म इंश्योरेंस 8 है, 7-8 है बस। तो आपके पास टॉप 7-8 आ चुके हैं पहले फिल्टर पे। कौन से ये 7-8 सारे आ जाएंगे इसमें। HDFC आ जाएगा, LIC आ जाएगा, टाटा AIG आ जाएगा, ऐसे सारे नाम आ जाएंगे। सारे फिल्टर्स है, कोई एडवाइस नहीं तो मैं नाम नहीं दे रहा, वरना तो आप चाहोगे तो मैं एक्सेल पे सीधा 5 मिनट के अंदर बेस्ट टर्म इंश्योरेंस आप खुद निकाल दोगे। मतलब इसकी लिस्ट ले लेना। मैंने एक वीडियो वैसे मेरे चैनल पे इसका बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप सीधा लिस्ट लो, लिस्ट में आपकी फिल्टर्स लगाओ, आपके पास बेस्ट टर्म इंश्योरेंस आ जाना है। कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं, आपको सीधे मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ। सेकंड आपका पॉइंट होगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो आप चाहते हो कि एटलीस्ट मेरा 98% से ऊपर का, 99% से ऊपर का हो। थर्ड, क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? अगर मेरे पास 100 क्लेम आए तो मैंने कितने पास करे? अगर 100 क्लेम आए, मैंने 99 पास किए, तो 99 क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्लेम रिजेक्शन रेशियो, कि अगर मेरे पास 100 आए तो मैंने अपफ्रंटली कितने रिजेक्ट कर दिए? 1 रिजेक्ट किया, 2 रिजेक्ट किया। तो क्लेम रिजेक्शन रेशियो आपका एटलीस्ट 5% से नीचे होना चाहिए, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट एंड रिजेक्शन तो बेसिकली इनवर्स हो गया ना, मतलब हाँ, दोनों का inverse हो मिला गया। के 100% हो गया ना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कई बार क्या होता है, पिछले साल की क्लेम्स चल के आते हैं, पिछले साल की क्लेम्स अभी पेंडिंग पे है। अभी कई बार क्या होता है, आपका ना क्लेम सेटल हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, अभी वो पेंडिंग पे चल रहा है, तो वो वाले भी नंबर्स आते रहेंगे। बट यूजुअली हम चाहते हैं कि नंबर्स कंट्रोल रहे।
अब आपका क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो भी होना चाहिए 98% से ऊपर का। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट क्या होता है, अगर 100 करोड़ के क्लेम आए तो मैंने कितने पास करे, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप 98 करोड़ पास कर दो। पास्ट में पास हुए तो आगे भी पास होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक बार क्या होता है, कंपनी बड़े बड़े क्लेम रोक देती है, इस गड़बड़ में ना फंसो, इसके लिए ये वाला रेशियो है। तो ये बेसिक 4 फिल्टर लगाते ही आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। एक और फिल्टर लगा देना फाइनल, छोटा सा होगा, उसमें एक कंपनी पर्टिकुलरली हट जाएगी। उस कंपनी को हटाने के लिए मैंने ये फिल्टर बता रहा हूं आपको कि आपके नंबर ऑफ क्लेम्स वर्सेस कंप्लेंट्स कितनी आती है। क्योंकि क्या एक कंपनी है जो क्लेम तो पास करती है, कंप्लेन का रेशियो बहुत हाई है। ये रेशियो आपका 0.10 से नीचे होना चाहिए। बस ये बेसिक 5 फिल्टर, आपके पास टॉप 3 नाम आ जाएंगे। मेरा पर्सनली आप पूछोगे कि मेरा कौन सा चल रहा है, मेरा चल रहा है HDFC लाइफ। ये टॉप 3 में हमेशा पिछले 5 साल से चल रहा है। तो मेरा HDFC लाइफ चल रहा है। LIC भी बहुत अच्छा है, पर LIC का थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होता है, तो वो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, वो आपको समझना पड़ेगा। कितना कवर लेना चाहिए एंड कितना प्रीमियम आएगा वो कवर? अभी 50,000 की सैलरी पे तो आपको 1 करोड़ का कवर इज गुड। ओके। प्रीमियम 6-7 हजार रुपए मैक्सिमम साल का। ओके। हाँ, हायर साइड पे 10,000 मान लो यार, आपने कुछ राइडर्स ऐड कर दी तो 10,000 मान लो। राइडर्स आपको कौन से ऐड करने होते हैं टर्म प्लान में? आपको ऐड करना होता है एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। राइडर हमेशा टर्म प्लान पे ऐड होता है, क्योंकि टर्म प्लान का प्रीमियम फिक्स्ड रहता है। हेल्थ का प्रीमियम आपकी एज के साथ बढ़ता रहता है, तो हेल्थ में आपको राइडर्स कम से कम ऐड करने हैं, टर्म में सबसे ज्यादा ऐड करने हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। जैसे आप अभी आज लोगे तो सस्ता पड़ेगा, आपको लग रहा है महंगा पड़ रहा है, पर अगर आप टोटल वैल्यू में देखोगे तो आज लेने में आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू आप 30 की एज पे लोगे तो। ओके। तो और कितने समय तक का लेना है? 65 तक की एज का, तब तक जब तक आप अर्निंग हो। कई बार 100 साल का आता है, वो आप कैलकुलेशन करके देखो तो आपको रियलाइज होगा कि वेस्ट ऑफ मनी था। अगर मैं 100 साल तक की क्लेम ले रहा हूं और मैं भर रहा हूं, कोई सेंस नहीं है। क्या मुझे कम साल में पे करके खत्म करना चाहिए, 5 साल 10 साल, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई फील आप रेगुलर टर्म का 65 ईयर्स तक का पेमेंट लो, वो बेस्ट रहता है। इस सब बीच में क्या होता है, जब हम टर्म लेने आ जाते हैं ना, तो कंपनी आपको बेचना चाहती है। कंपनी बोलेगी अच्छा टर्म लेते लेते चलो ये ले जाओ, ये ले जाओ। वो आपका प्रीमियम किसी ना किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगी। जो सिंपल चीज होती है ना, वो सबसे अच्छी रहती है। तो कीप इट प्लेन सिंपल, वनीला प्रोडक्ट और टर्म इंश्योरेंस ले लो, बिल्कुल बेसिक, जिसमें एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर दिया। 8-10 हजार रुपए मैक्सिमम आपका साल का प्रीमियम आएगा एंड यू आर सॉर्टेड फॉर टर्म प्लान। सेकंड, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, अभी आपकी स्टार्ट हुई है और 5-6 लाख 6 लाख रुपए सैलरी टाइप्स है, तो आप 5 लाख रुपए का कवर ले लो इंडिविजुअल, मोर देन इनफ। आपकी शादी हो जाती है तो फैमिली फ्लोटर में अपनी वाइफ को भी ऐड करवा देना। उसका प्रीमियम इतना ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, पर आपकी वाइफ को भी सेम कवर मिल जाएगा। और अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लोगे तो सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर हो जाएगा बार बार। अच्छा क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हेल्थ कवर लेना है आपको। हेल्थ कवर में आपने फैमिली फ्लोटर ले लिया, फिर बच्चा हुआ बच्चे को भी ऐड कर लिया, पर मम्मी पापा के लिए अलग प्लान लेना, क्योंकि मम्मी पापा का प्रीमियम ज्यादा रहेगा, उनकी एज ज्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 4-5 बताता हूं जो आपको मोटा मोटी काम हो जाएगा। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपका क्लेम सेटलमेंट अच्छा होना चाहिए, 95% से ऊपर होना चाहिए, हम अज्यूम करते हैं। सेकेंडली, जो आपकी पॉलिसी है उसमें जो बोनस का फैक्टर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में एक बोनस मिलता है भाई, कि अगर मेरा 5 लाख का कवर है, अगर मेरा कोई क्लेम नहीं आया इस साल में, तो अगले साल मुझे 5 लाख एडिशनल कवर मिल जाएगा। पर मेरा हमेशा से एक टेक था, और ये पॉइंट मैं खुद अभी हेल्थ इंश्योरेंस के एक बोर्ड में था, वहां पे मैंने ये पॉइंट रेज किया था कुछ साल पहले, कि भैया अगर किसी ने आपको प्रीमियम पे किया है, चाहे उसका क्लेम आ जाए, ही इज अ लॉयल कस्टमर, तो ही डिजर्व अ बोनस। उसी के बेसिस पे अब काफी सारी पॉलिसीज ऐसी आ चुकी है आज के दिन कि जहां पे आपका क्लेम आया नहीं आया, आपको बोनस मिल जाएगा। तो ऐसी वाली पॉलिसीज को प्रेफर करना है जहां पे बोनस में टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड हो गया रिफिल। आपके पास 5 लाख का क्लेम है, 5 लाख ही वापस से रिफिल करना है आपको, कि आपकी कोई डिजीज खत्म होगी तो वापस सेकंड रिफिल। रिफिल में 2-3 गड़बड़ करते हैं लोग। सबसे पहले सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउ होना चाहिए। मेरे को अगर एक बीमारी के लिए हुआ है, यूजुअली जब इतना बड़ा क्लेम आता है ना, तो क्या होता है, आपकी सेम डिजीज है, कुछ ऐसा फंस गए हो आप कहीं पे कि आपको साला उसके लिए बार बार आ रहा है क्लेम, तो सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउ होना चाहिए। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जॉशन की लिमिट नहीं हो। आप समझते हो एग्जॉशन की लिमिट नहीं का मतलब? नहीं, क्या? जैसे 5 लाख की लिमिट है मेरी, तो कुछ कंपनी क्या कहती है, आपका जब पूरा 5 लाख खत्म होगा तब हम उसको रिफिल करेंगे। अब इस क्लॉज में दिक्कत क्या है, आपका 5 लाख की टोटल लिमिट है, पहला क्लेम आया आपका 4 लाख का, पूरा पास हो गया। सेकंड क्लेम आया वापस आपका 4 लाख का, आपका सिर्फ 1 लाख पास होगा। फिर आपको इसको एग्जॉस्ट बढ़ा के देंगे कि लो अब आपका वापस 5 लाख हो गया, और 3 लाख आपको जेब से भरना पड़ेगा। और जब आप 3 लाख जेब से भरोगे, अगला क्लेम आया सपोज 4 लाख का, तो वो पूरा पास कर देंगे। तो जब तक आपका पहला वो 5 लाख की लिमिट फुल नहीं होगी, तब तक उसको रिफिल नहीं करते, उसका आपको खुद को पकड़ना। इसके आगे बेटर प्रोडक्ट क्या होता है, 5 लाख का आया, 4 लाख का आया क्लेम, पास हो गया। अगला 4 लाख का क्लेम आया, इस 5 लाख को पूरा रिफिल मारा, पूरा 4 लाख पास कर दिया। तो ये गफला कर जाती है कुछ कंपनी, और ऐसी कंपनी की यूजुअली प्रीमियम कम होता है। आपको लगता है अरे देखो वो महंगा है, भाई वो महंगा है, किसका कारण है वो महंगा क्यों है।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हेल्थ में कि आपके हेल्थ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कवर नहीं होते हैं। आपने कोई ग्लव आया, कुछ आपके हॉस्पिटल में कुछ ईटेबल्स आए, कुछ डिस्पेंसरी के आइटम्स आ गए, वो सब कवर नहीं होते। आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। आजकल पॉलिसी आ गई, या तो उसमें कवर है, नहीं तो कोई 100-50 रुपए लेके वो एडिशनल आपको कवर दे देते हैं। महीने का 100-50 रुपए लगता है जिसमें आपको ये कवर मिल जाता है। तो ये कवर मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जब आप जाते हो ना, तो ये खर्चे आपके 25-50 हजार के हो जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लो, और इतना ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी के क्लेम्स में दिक्कत ना आए, मतलब उसकी कंप्लेंट्स का रेशियो कम हो। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम नाम नहीं ले सकते बिकॉज वो गलत हो जाएगा उसका नाम लेना, उसके इतने ट्विटर्स पे आर्टिकल्स चल रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक, जिसका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। मेरे एक दोस्त है वरुण, मेरा बहुत प्यारा, वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्रेंड में से एक है। उसकी अभी नी पे दिक्कत आई थी, नी पे दिक्कत आई, उसका क्लेम आया 5 लाख का। ऐसे गंदे गंदे रिडक्शंस लगा के उसका 5 लाख का शायद उसको 1.5 लाख दिया, क्योंकि आई वॉज हिज फ्रेंड, सो मुझे पता था कि भाई ये क्या मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसको बढ़िया सा मेल डाल के दिया, तो वो 1.5 लाख का बढ़ते बढ़ते हमारा 2 लाख तक पहुंचा, 2.5 लाख तक पहुंचा। फिर एक बार वो सेम कंपनी के बंदे मेरे पास आ गए कि आप भी ये काम करो। मैंने कहा भाई तुम साला क्लेम तो पास करते नहीं हो, लोगों को परेशान करते हो। फिर उसका केस दिखाया, तो फिर उसमें थोड़ा और हुआ, फिर हमने मेलबाजी करी, फिर और हुआ। ऐसे कर करके हमने 4 बार उसके क्लेम्स को बढ़वाया है। और वो शायद वो एक मेरे दोस्त था, इसलिए उसके पास एक ऑप्शन था कि शायद हम थोड़ा उसका हम साथ में मिलके माथाफोड़ी कर पा रहे थे। वरना इतनी बड़ी कंपनी होके इतने, और इस कंपनी के रिलेटेड आप समझ जाओगे, अगर आप समझ के तो कमेंट कर देना। बहुत ऑलरेडी ट्विटर्स पे चल रहे हैं, बहुत आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए ऑलरेडी न्यूज़पेपर पे पेपरबाजी हो चुकी है। तो ऐसी कंपनी ना जिसमें पता है क्या, जिसकी नीयत खराब है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, काम उससे करो जिसकी नीयत सही हो, चाहे 2 पैसा ज्यादा लगे। वरना वो कहते हैं ना कि महंगा पछताए एक बार, सस्ता पछताए बार बार। और हेल्थ इंश्योरेंस का सस्ता पछताना बहुत भारी पड़ता है। मतलब जब वो बिल आता है ना, कहते हैं ना कि आज के दिन 95% ऑफ द इंडियंस आर जस्ट 1 बिल अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। एक हॉस्पिटल बिल आएगा और आदमी बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसके लिए आप इंश्योर करो कि आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, 200-500 रुपए के चक्कर में ना पड़ो। वो एक बार वो स्टोरी बताओगे कि कैसे 1.5 लाख हुआ, 1.5 का कैसे फिर बढ़ के 2.5-3 हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ था? आपने ईमेल्स क्या भेजे, कैसे बढ़ मेल्स गया? हमने पूरा भेजा। जैसे क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, सबसे मेन गड़बड़ ये लोग करते हैं कि आपका रिजेक्ट नहीं करते। रिजेक्शन इज नॉट एन इशू इन हेल्थ इंश्योरेंस, पार्शियल रिजेक्शन है बड़ा गफला। कि आपका 3 लाख का क्लेम है, हमने 3 लाख का आपको रिजेक्ट नहीं किया, हमने आपको रिजेक्ट किया 1.5 लाख रुपए। आपको लगता है यार समझदार आदमी 1.5 लाख सोच समझ के क्या होगा। भाई नहीं, आपको लड़ना है उनसे कि भैया 1.5 लाख किस बात का डिडक्ट कर लिया तुमने। उसने कहा नहीं हमारे ये लिमिट नहीं, वो लिमिट, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा, ये रीजनेबल चार्जेस। सबसे बढ़िया बहाना होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रीजनेबल चार्जेस। मतलब हमें लगता है कि जो तुमने खर्चा करवाया है वो तुमने अननेसेसरी इन्फ्लेट किया है, ऐसा वो डायरेक्टली नहीं कह रहे, पर उनका मतलब ये है, और इसका रीजनेबल चार्जेस इतना ही बनता है। अब बताओ इसका आप क्या जवाब दे दोगे? इसके लिए लड़ो भैया, तुम जाके हॉस्पिटल में पूछो, सस्ता में होता तो तुम करवा दो, तुम उनसे लड़ो। मतलब होता क्या है, आपको बेशरम होके इनसे लड़ना पड़ेगा तो होगा, नहीं तो कोई अच्छी कंपनी का ले लो, वो वैसी ज्यादा परेशान नहीं करती, वो लोग पास कर देते हैं। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस पे अभी बात की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में कौन से ऐसे, अभी आपने फैक्टर्स तो बता दिए, बट टॉप 3-4 कंपनीज कौन से, और आपने कौन से कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया? 3-4 को अपन छोड़ते हैं, मैं मेरा बता देता हूँ कि मेरा एक्चुअली उसी से, मेरा अभी HDFC अर्गो से है। हाँ, मैंने ICICI लोम्बार्ड से लिया। ICICI लोम्बार्ड भी ठीक है यार, अभी अच्छा कर रही है, रिसेंटली ठीक परफॉर्म कर रहा है। मेरे बट अभी फिल्टर्स लगाओ जो आपको, मेरे को लगता है कि यार कंपनी का प्रोडक्ट और ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को एज एन HDFC ब्रांड बहुत पसंद आता है, SBI, HDFC, कोटक, ये ब्रांड्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये सिर्फ मैं हेल्थ टर्म की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ब्रांड्स बड़े अच्छे। आप अपने हिसाब से देखो, स्टडी करो, मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए, सबके लिए अलग अलग होगा। शायद मेरे लिए कोई पॉलिसी अच्छी, आपके लिए कोई और अच्छी हो। गॉट इट, फेयर, ठीक है। तो अभी टर्म इंश्योरेंस ले लिया मैंने, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया मैंने, अभी मैं दोनों को लेने में आपको 8-8 हजार, मतलब 15 से 20 हजार में आपका ये दोनों आ गया। ठीक है, साल के, ये साल मतलब, के, हाँ। मतलब महीने का 2,000 रुपए एट मैक्स खर्चा, 1,500 रुपए महीने का खर्चा है आपका इनका। ठीक है, तो अभी बचे 48,000 मेरे पास। हाँ, ठीक है, अभी इसका क्या करना है मेरे को? अभी आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड रेडी करना है। मतलब आपको पहले अपने एक्सपेंडिचर का, सपोज करते हैं आपका 100 रुपए का एक्सपेंडिचर होता है, मतलब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज आपका 25,000 का खर्चा होता है महीने का, तो आने वाले 6 महीने के जितने के खर्चे का पैसा रख लीजिए। मतलब आपका अगर 25,000 का खर्चा होता है, कितना हुआ? 1,25,000 के आसपास का आपका पैसा हुआ, जितना आपके पास पहले से हो जाना चाहिए। 6 टाइम्स ना, 1.5 लाख। 1.5 लाख, माय बैड, 1.5 लाख रुपए के जितना आपका पैसा हो जाना चाहिए इमरजेंसी फंड में। अब इमरजेंसी फंड का पैसा कहाँ रखोगे, ये सबसे बड़ा इशू होता है। कहाँ रखिए बताओ? कहाँ पे? लिक्विड फंड्स में वगैरह? लिक्विड फंड्स में ये सब नहीं रखना। अब ये थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना है। अभी आपको स्मार्टली क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा मार्केट है एक ऐसा मार्केट जहां पे नई कंपनीज आते जा रही है। अभी हमारे पास कितनी लिस्टेड कंपनी है? 5-6 हजार कंपनीज है, 6,000 लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है।
और कंपनीज आ रही है, आपने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी में हो गए, आप ऐसे नॉर्मल बैंक में रखोगे, एफडी रखोगे, लिक्विड फंड रखोगे, ये सब काम करोगे, मेरे को पता है बहुत अच्छा काम है, इसको आप थोड़ा स्मार्टली यूज कर सकते हो। इस पैसे को आप इंडियन आईपीओ मार्केट में आईपीओ की एप्लीकेशन लगाने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दो। क्या आईपीओस में? हाँ, कैसे? आईपीओ की एप्लीकेशन लगाओ, अरे भाई पैसा बनेगा ना। मतलब जब अच्छा समय आता है ना आईपीओ के मार्केट में और आप रेगुलरली पूरे महीने आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हो तो महीने का आपका 3-4% भी बच जाता है। वो सिर्फ जब अच्छा आएगा। ओवरऑल अगर आप ये आईपीओ करोगे और आपका पैसा सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में आपको 6% रिटर्न मिल रहा है और यहां से आपको आईपीओ से नाना करते हुए एटलीस्ट 15% तो साल का निकल जाएगा। तो आपका जो पैसा इफेक्टिवली आपका 6% पे होना चाहिए। आपने बिकॉज थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया और जब आईपीओ आ रहा था, आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी सब अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें लगा दिया तो वही आपका पैसा जो 6% की जगह आपको 20-25% देने लग जाएगा, जो आपके इक्विवेलेंट टू इक्विटी फंड से भी ज्यादा हो गया प्रोबेबली आपके लिए, क्योंकि आपने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया। तो सबसे पहले लिक्विड फंड का पैसा रेडी करो। लिक्विड फंड मतलब ये आपका इमरजेंसी फंड का पैसा रेडी करो जो आप आईपीओ मार्केट में लगाओगे। आईपीओ मार्केट में लगाने का मतलब क्या होता है? एक नया आईपीओ आया है, मैं उस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं। मेरी यहाँ पे आईपीओ की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद स्ट्रैटेजी लिस्टिंग की मैं जैसे मेरा आईपीओ लिस्ट हो गया, कंपनी लिस्ट हुई, इमीडिएटली मैं बेच दूंगा पहले 15 मिनट में। मेरे को होल्ड नहीं करना, मैं सिर्फ एक आईपीओ इन्वेस्टर हूं। मेरा वो पैसा इमरजेंसी का पैसा है, मैं उस कंपनी में लगा के छोड़ नहीं सकता। लॉजिकल बात है ना, लॉस हो प्रॉफिट हो मेरे को एग्जिट करना है। अब आईपीओ में कैसे, कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है वो आपको समझ आ जाता है कि भाई कौन सा आईपीओ अच्छा है। नहीं, थोड़ा बेसिक आप स्टडी करोगे। इवन हमारी बुक भी है, मैं बुक रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इवन यूट्यूब पे बहुत फ्रीली अवेलेबल वीडियोस है हमारे, आप देखो जाके कि एक अच्छा आईपीओ कैसे चूज करें। अच्छा आईपीओ की एप्लीकेशन में फाइल करो और आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए तो लिस्टिंग होती है इमीडिएटली एग्जिट करके नमस्ते कर लो। तो आपको एग्जिट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हिस्ट्री ये बताती है, सॉरी मैंने आपको कट किया, हिस्ट्री बताती है कि अगर मैंने किसी आईपीओ में लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक किया है पिछले 25 सालों में वर्सेस उसको बाय एंड होल्ड किया है, मैं ज्यादा पैसा लिस्टिंग पे कमा के निकल लेता हूँ। सेकेंडली, ये मेरा पैसा लिक्विड का पैसा है, ये मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं। सपोज किसी कंपनी में मैंने लगाया, वो कंपनी नाकारा निकली और पैसा फंस गया मेरा, तो मैं उसमें लिक्विड फंड फंसा ना सकता हूँ। तो ये काम कर लो आप। तो आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताओ कि यार आईपीओ में हम लोग काम कर रहे हैं 1980s से। जब 1980s में मेरे दादाजी काम करते थे ना आईपीओ में, वो कहते थे कि 100 रुपए का आईपीओ की एप्लीकेशन लगाओ, 100 रुपए चिपक के आते थे। मतलब डबल होता था पैसा उस समय तो आईपीओ की एप्लीकेशन 100%। मतलब उस समय तो सीन ही अलग था कि ग्रे मार्केट में पहले बिक जाता था, सट्टे बाजार में पहले बिक जाता था आईपीओ की एप्लीकेशन। उस समय तो आईपीओ लगाते भी ऐसे थे कि कुशल है, कुशल नाम मिल गया मेरे को, तो ए कुशल, बी कुशल, सी कुशल, डी कुशल, एफ कुशल, जे कुशल, जेड कुशल, एंड तक सारे कुशल लगा दिए। फिर एबी कुशल, एबीसी कुशल, एबीसीडी कुशल, ऐसे करके एप्लीकेशन लगा देते, क्योंकि उस समय एक बैंक अकाउंट में आप कितनी भी एप्लीकेशन लगा सकते थे। तो उस समय तो ऐसे काम होता था आईपीओ का, तो उस समय तो काम ही आईपीओ का होता था। आप समझो ना कि 1980s में लोग क्या कमाते थे पैसा, सिर्फ आईपीओ की एप्लीकेशन ही चलती थी उस समय। उस समय स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग वेडिंग तो गिनती के 2-5-10 लोग करते थे इंडिया में, बाकी सभी आईपीओ एप्लीकेशन खेलते थे जिसमें पैसा बनता था। फिर जो 2003 से 2007 का समय आया, उस समय इतनी लिस्टिंग हुई 1995 से 1999 के बीच में बहुत लिस्टिंग हुई। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो अभी 2-4 महीने नहीं हुए बिकॉज मार्केट करेक्टेड था। उससे पहले हर महीने 10 आईपीओ की लिस्टिंग हो रही थी। तो हर महीने आपको 10 में से अगर एक आईपीओ भी मिल गया अलॉटमेंट का, 2 आईपीओ भी मिल गया अलॉटमेंट का, और उसमें 25-30% का गेन आ रहा है, तो यार सॉर्टेड फॉर लाइफ यार। बट कैसे चूज करें कौन से आईपीओ में डालना है वो बताओ यार। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि यार कंपनी का पी रेशियो कंपैरिजन टू पीयर्स कैसा है, जो लिस्टेड पीयर्स है उसमें कैसा है, कंपनी का मूल माहौल कैसा चल रहा है, मतलब कंपनी की नीयत क्या है। तो आपको ना कंपनी के जितने भी केस लॉस चल रहे होते हैं आपको डीआरएचपी आरएचपी फाइलिंग में मिल जाता है, और उसमें आप देख सकते हो। गॉट इट। तो एक काम करो ना, लाइक वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज कि एक कंपनी का एग्जांपल लो एंड देन वो आईपीओ में आपने क्यों डाला था, तो वो कंपनी का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करोगे कि उसमें क्या देखा था। चलो मैं एक नाम ले लेता हूँ, जैसे टाटा का भी आईपीओ आया था जिसमें सबने पैसा डाला था। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा हमारे इस आईपीओ में इंडिया ने 5 दिन में कलेक्ट कर दिया था। हाँ, जितनी जीडीपी नहीं है इतना हमारे यहाँ पे पैसा आ गया था। लोग कहते हैं इंडिया में पैसा कम है, मैं कहूँ भाई जितनी जीडीपी नहीं है पूरी पाकिस्तान की, उससे ज्यादा पैसा आ गया था इस आईपीओ में। इस आईपीओ का एनालिसिस मेरे चैनल पर डला हुआ है, तुम जाके चेक कर लो, टाटा टेक एनालिसिस अनंत, आपको मिल जाएगा। वन ऑफ दी हाईएस्ट व्यूज इसमें थे जितने भी इस आईपीओ के एनालिसिस चले थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने क्यों बात करी थी। इसकी वैल्यूएशन अच्छी थी, ब्रांड बहुत अच्छा था, टाटा का नाम बहुत अच्छा था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आनी बहुत अच्छी थी, कोई केस नहीं थे, हमें ब्रांड ऑफ कोई लिटिगेशंस नहीं था, कोई पेंडिंग केस लॉस नहीं थे, कोई लाइबिलिटी नहीं थी जो आने वाले समय में हो सकती है बिकॉज ऑफ लिटिगेशंस। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, जानी पर की कंपनी थी, सारे पॉइंट्स आपके चेक हो रहे थे वहां पे, तो सबको मजा आया उस आईपीओ में। तो ऐसा आप आईपीओ में लगाओ और बढ़िया अपने इमरजेंसी फंड को यूज करो
और ऐसा वैसा कमाओ जो लोग बोलेंगे भाई इतना तो इक्विटी में जाता, तुम इमरजेंसी फंड में कमा रहे हो। तो अभी आप बोल रहे हो तो 25,000 अगर एक्सपेंसेस है तो 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बना लेना हाँ, चाहिए और हाँ। 1.5 लाख रुपए आईपीओज में डालने चाहिए। हाँ, आईपीओस में लगाओ पैसा, आईपीओस ठीक। में एलोकेट करो, डिफरेंट नाम पे डीमैट खोल के आईपीओस में एलोकेट करो, आपने पैसा एलोकेट कर दिया वहां पे। ठीक है, फेयर। तो ये हो गया ऑन द इमरजेंसी फंड। हाँ। ठीक है, तो अभी इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी फंड को मैंने सेट असाइड कर लिया, Set फिर aside। इसके बाद फिर क्या आप फाइनली आप आ जाओगे एसआईपीस करने के लिए कि भैया आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपीस करनी है, अपने गोल प्लानिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब म्यूचुअल फंड की अपनी एसआईपीस को गोल प्लानिंग से प्रॉपर्ली प्लान करके और गोल प्लानिंग की साइड आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ना कुछ लोगों को इच्छा होती है कि यार जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी में आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो? 12-15% 12-15% ना, तो लोगों को लगता है यार कम है यार भाई। अभी क्या है, अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस आते हैं जो कहते हैं हमने 5,000 रुपए कमाओ आप पर डे 50,000 रुपए के कैपिटल पे, ऐसे बहुत वीडियोस आते हैं और बहुत इन्फ्लुएंसर्स डाल देता हूँ मैंने मेरे कैपिटल का 10% एक दिन में कमा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है, बड़ा फैंसी सा हो गया, इस पे व्यूज बहुत मिलते हैं। तो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे काफी ये चलता है कि दिन के 50,000 रुपए डालोगे आप तो 5,000 रुपए तो कमा ही लोगे 10% वाले टाइप पे। और ये सेकेंड डे भी आप कर रहे हो, सेकेंड डे आपने कितना डाला 55,000, 5,000 का प्रॉफिट और 50,000 की कैपिटल, 55,000 आपने सेकेंड डे इन्वेस्ट किया, तो सेकेंड डे पे आप कितना कमाओगे 10% के हिसाब से 5.5, 5,500 आपने कमा दिया। ठीक है, आप ये करते जा रहे हो और ये आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए हम कंटिन्यूअसली करके देंगे। साल में 250 ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, 250 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10% पर डे कमाएंगे। मैं कहता हूं आपकी स्टार्टिंग कैपिटल है 1 रुपया, कितनी है 1 रुपीज। एट एन एंड ऑफ 1 ईयर 365 डेज खत्म हो गए, 250 दिन आपने ट्रेडिंग कर दिया, 10% से आपका एवरीडे कैपिटल बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ 250 डेज आपकी कैपिटल कितनी होगी बताओ? 1.1 raised to 365, करेक्ट? 1 into 1.1 raised to 365, राइट? नहीं, ये नहीं होगा। हर दिन अच्छा, के 250, हाँ 250, करेक्ट। हर दिन के बाद पैसा पे कंपाउंडिंग चल रही है। हाँ तो 1.1 ना, 10% ना, तो 1.1 raised to 250, तो 1.1 raised to 250 कितना हो गया ये? 22 करोड़ 2200 करोड़ नहीं, हाँ सॉरी, 2,229 करोड़ 31 lakhs 42,370, 2200 करोड़ 2,229 करोड़, बाप रे 2200 करोड़। तो कंक्लूजन इस इतने ज्ञान का और हमारे सीए साहब रैंक होल्डर के चेक करने का कि जो हम बोल रहे हैं वो हवा में बात नहीं बोल रहे, ये आता है कि जो बंदा आपको बोल रहा ना भाई दिन के 10% आएगा, वो आपका गंदा वाला काट रहा है। भाई आप समझो ना, अगर आप बताओ अगर मैं आपको 10% दिन के दे सकता हूं तो मैं तो भी मल्टी बिलियनर होना चाहिए। मैं 10% की लॉजिक आपको बताऊंगा ही क्यों। अगर मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो दिन के 10% का पैसा कमा के आपको दे सकती है और वो मैं आपके लिए कमा के दे रहा हूं, उसी चीज के मैं आपको पैसे ले रहा हूं, उस पर प्रॉफिट पे आपकी शेयरिंग ले रहा हूं, तो मैं तो मल्टी बिलियनर नेक्स्ट अनंत अंबानी मैं होना चाहिए। तो लॉजिक इज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू हैव टू टोन डाउन योर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस। जो अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टर आप किसको मानते हो? अभी राधाकिशन दमानी। राधाकिशन दमानी। वर्ल्ड लेवल पे वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सर को कितने साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए? 80 साल। 80 साल। 80 साल में उनका सीएजीआर क्या है? 20%, 19.6% टू बी एग्जैक्ट। व्हाट आई मीन टू से इज कि वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर का सीएजीआर इज 19.6%। इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स है, जिम साइमन और कई सारे ट्रेडर्स है बड़े बड़े, उनके सीएजीआर 40-50% साल का आता है जब वो वर्ल्ड के बेस्ट है ट्रेडिंग पे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद उनका ड्रॉडाउन भी आता है इतना ही जोर से। और आप समझ रहे हो कि आप दिन के 10% कमा पाओगे। तो सबसे पहले जब एसआईपी करने जा रहे हो ना, तो ये सारी चीजें मिथ विथ साइड में रखो। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता क्या है? एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना इज इक्वल टू एक बैम्बू ट्री को लगाना। अब बैम्बू ट्री क्या होता है? बैम्बू ट्री 5 साल 3 महीने में 90 फीट तक लंबा हो जाता है, 90 फीट का हो जाता है, टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड बैम्बू ट्री। ठीक है, आपने कहा यार भाई, इसने कहा यार ये क्या है, कौशल पैसा वैसा तो देता नहीं है ज्यादा, अपन बैम्बू ट्री की खेती करेंगे। ठीक है भैया, तो अपन ने कहा कि अपन बैम्बू ट्री की खेती करेंगे। अपन ने बैम्बू ट्री लगाया, आज यहाँ पे पूरी खेती में लगा दिया। पहला बैम्बू ट्री लगाया, पानी दिया शिद्दत से, 1 महीना एक महीना दिया, 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, 1 साल तक दिया बैम्बू ट्री में पानी। कितना निकलेगा? 5 साल में 90 फीट तक पहुंचेगा, तो 1 साल बाद कितना निकलेगा? 90/5 90/5 कितना? 16। ये सी एस आपका 16 आंसर। आपको 16 तो 10 तो होगा ही सही। नहीं, बट आंसर इज 0। हाँ, कुछ नहीं निकला। 5th ईयर और 6 दिन में ही वो 90 फीट हो जाता है। परफेक्ट। तो 1 साल में 0, 2 साल में 0, 3 साल में 0, 4 साल में आप छोड़ के भाग जाओगे, बोलेगे तो अच्छा तो वीडियो बना रहे थे, वो ज्यादा पैसा दे रहा था। अब कुछ दे तो रहा था। तो 5 साल तक कुछ नहीं निकलेगा, बट 5 साल
एक दिन पे छोटी सी कली निकल जाएगी, 5 साल 2 दिन में वो 1 फुट का हो जाएगा, 5 साल 3 दिन में वो 2 फुट का हो जाएगा, फिर वो फट एवरी दिन का 1 फुट बढ़ेगा। आप बोलोगे यार ये तो मैजिक हो रहा है। दिस इज SIP। जब आप स्टार्ट करते हो आपको लगता है यार पहले 2-3-4 साल तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर मैजिक होना स्टार्ट होता है। मैजिक होना एक्चुअल नंबर पे स्टार्ट होता है 7 साल बाद। हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि अगर आपने SIP करी है और 7 साल की SIP चला दी है तो 96-97% ऑफ द टाइम्स आप कभी भी कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकती है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। बट 7 साल का नंबर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप SIP कर रहे हो सबसे पहले अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन करो। सेकेंडली अपने टाइम होराइजन को क्लियर करो। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को आपको 12-17% के बीच में, डिपेंडिंग आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, आपको रखना चाहिए। टाइम होराइजन में मिनिमम 7 साल। अभी मेरे फॉर एग्जांपल एक फंड था मोमेंटम फंड, जिसपे हमने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बात करी थी, उनको दिया। अब वो मोमेंटम फंड है ही ऐसा कि अगर आप 6 महीने चेक करोगे तो हमेशा या तो आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे या बहुत ज्यादा अपसेट रहोगे। तो यू हैव टू गिव फंड मैनेजर ऑल्सो टाइम। ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखते हुए अब आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है। SIP स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे क्या करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मुझे को क्या करना है, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा सोच समझ के करना है, तो आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर एग्जांपल आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप हमारे से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हो। आप खुद स्टडी कर सकते हो, तो आप एक्टिव फंड्स में चल जाओ। आपको लगता नहीं यार ना मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ना आनंद चाहिए, ना एक्टिव फंड चाहिए, तो सीधा आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो और 15,000 रुपए की इन्वेस्टिंग करो आप एवरी मंथ एटलीस्ट। अगर आपका पैसा फॉर एग्जांपल अभी हम 50,000 की बात कर रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आप अगर कमिटमेंट्स लिमिटेड है तो 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर पाओगे। 15,000 रुपए को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अपन बात कर लेंगे। बट अभी रफ फिगर की बात करूं तो 15,000 रुपए पर मंथ फॉर 15 साल एट 15% रेट ऑफ रिटर्न इज 1 करोड़। 15,000 रुपए 15% रेट ऑफ रिटर्न से 30 साल में बनते 10 करोड़। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, रूल ऑफ 15 एंड रूल ऑफ 30। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका ये फिगर हो गया। आप बोलोगे भाई अनंत 15 साल में 1 करोड़ तो बकवास नंबर है, अपने को तो ज्यादा चाहिए, अपने को थोड़ा पैसा चाहिए। तो मैं कहता हूं आप कितना चाहिए, बोलो आपको कितना चाहिए। 10 करोड़ अच्छा लगेगा? 50 करोड़। 50 करोड़ अच्छा लगेगा? तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 50। मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि आपका नहीं होगा। आप कहते हो कि मुझे 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ चाहिए 15 साल में, तो आप 15,000 नहीं 1.5 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करो। भाई साहब कह रहे हैं हमें 50 करोड़ चाहिए, तो आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय लगा लो, 50 कितना 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करो, आपका 50 करोड़ के पावर पे पहुंच जाओगे आप। तो लॉजिक है सिंपल कि जितना डालोगे उतना ही मिलेगा आपको। आप सोचो मैं इन्वेस्ट तो करूं कुछ नहीं और मिलता रहे मुझे, नॉट पॉसिबल। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। आपने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो 15,000 रुपए को अब हमें इन्वेस्टमेंट का रूट ढूंढना है कि हमें क्या कौन सी SIP करनी है। इसके पहले ये बता दो आप कितना इन्वेस्ट करते हो? enough for me, enough for my family. I think हम enough इन्वेस्ट करते हैं and that is good. That's a very nice answer. I love it. और इसे एक बात बताओ, आप आपके बेटे के नाम पे SIP आपने किया है? बेटे के नाम पे हम लोग SIP करते हैं। उसका भी हो गया, उसका भी अभी कॉर्पस हो गया है, कुछ 20-25 लाख का उसका बन चुका है कॉर्पस। क्या वो जो पैदा हुआ था तब से मैं SIP कर रहा हूँ उसके नाम से। कितने साल का है? और 3 साल का है। अच्छा, 3 साल में 20 लाख का कॉर्पस, बढ़िया यार। So he is worth मतलब 20 lakh rupees. नहीं वो यार वो उसका नहीं, वो तो मेरे लिए है कि भाई चल उसकी जब एजुकेशन हो तब वो उसके लिए वो कॉर्पस बनता रहेगा। और अभी SIP कर रहे तो अच्छा है यार। जब मतलब क्या मैं क्या कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छे समय पे, क्योंकि बुरा समय तो आपको खाने पीने के लाले लगा देगा। अगर आप अच्छे समय पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो कहता ना कि पैसा कहता है कि तुम मुझे अच्छे समय में बचाओ, मैं तुम्हें बुरे समय में बचाऊंगा। अब आप अच्छे समय पे नहीं इन्वेस्ट करोगे तो बुरा समय तो वैसे भी बहुत बुरा होता है यार। बुरा समय में तो सब खाया पिया निकल जाता है। सो चल रहा है ठीक, टचवुड, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चे के नाम पे। आपके पास भी बच्चा है तो उनके नाम पे उसको गिफ्ट दो, आप गिफ्ट दे के इन्वेस्ट कर दो, उसकी फाइल बना दो। मतलब मैंने रैंडमली गिफ्ट्स आते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पैसे के गिफ्ट के मैंने कैश वैश के फालतू टाइम पास नहीं किया, मैंने सीधा उसके बैंक में डाला और उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। इट्स गुड, मतलब करना चाहिए ना। मतलब अगर मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि भाई तुम इन्वेस्ट करो और मैं खुद नहीं करूँ तो कितना गलत है। जैसे कोविड में एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, शायद ही मैंने राज भाई के पॉडकास्ट पे इसको शेयर कर रखा है एक बार, राज भाई की ही किया था। हाँ, तो जैसे कोविड के समय पे क्या हुआ था कि अगस्त सितंबर की बात है, कोविड के अगस्त की बात है। अगस्त में मेरे को कार लेनी थी, कार अपग्रेड करनी थी, अराउंड 15-18 लाख की कुछ मैं कार लेने का फाइनल कर रहा था, जीप वीप कुछ फाइनल कर रहा था। जब फाइनल कर रहा था तो उसी दिन मेरे एक फैकल्टी है, टीचर है, जो क्लाइंट का फोन आया था कि यार अनंत मैं कार ले रहा हूँ,
और ये अमाउंट की कार है। मैंने कहा यार नहीं भैया, अपन कार नहीं लेंगे, अपन हम इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। मतलब क्यों? मैंने कहा भैया ऐसा मौका है जो पिछले 10 साल में तो नहीं आया, और उस समय की मेरी वीडियोस भी ऐसा नहीं मैं आज बात कर रहा हूँ, उस समय यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके वीडियो देखो ना, मैंने ऐसे ऐसे बोल रखा है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो इतना पैसा आएगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठ के खाएगी। अगर आपने आज घर बैठ के इन्वेस्ट किया, घर बेच दो और इन्वेस्ट कर दो, तो इतना पैसा आएगा कि आपके पास 3 घर आएंगे 2 साल में। मतलब आई वाज सो बुलिश कि यार ऐसा मौका या तो हम नहीं बचेंगे, नहीं बचे तो क्या गम, और बच गए तो क्या काम, मजा आ गया ना। तो उसके लिए कि भाई अगर बच गए तो मजा आ जाएगा, नहीं बचे तो फिर क्या ही है यार, जान है तो जहान है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। सो उनको समझाया, और उनको समझाने के बाद मेरे को गिल्ट फील हुआ। मैंने कहा साला मैं खुद तो कार ले रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ ज्ञानबाजी दे रहा हूँ, तो ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने उस पैसे को रोक दिया था, उस पैसे को मैंने नहीं ली थी, गाड़ी कैंसिल करी थी। मेरे दोस्त से गाड़ी ले रहा था, वो दोस्त आज भी बोलता है साले तेरी गाड़ी पेंडिंग चल रही है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सरदार जी हमारे, जस्सी भाई है। एंड फिर मैंने उसको मना करके इन्वेस्ट कर दिया था, मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया था। और फिर 1.5-2 साल बाद मैंने गाड़ी ली थी, पर मैं फिर वो सरदार जी के पास नहीं ले जा पाया था। फिर मैं लेके आया था हमारे, वो बाय द वे जस्सी इज अ सुपर्ब गाय, वन ऑफ माय फेवरेट गाय, बहुत पसंद है मेरे को बंदा, और बहुत बढ़िया बंदा है। मेरे को लगता है पंजाबियों के साथ मजा ही एक अलग आता है, वो एकदम ऐसे दिल खुल के बात करते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। उसका नाम आते ही मैं खुश हो जाता हूँ कि यार भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो यार। और वो इतना लॉजिकल है ना भाई, उसका बिजनेस सेंस इज क्रेजी, ही इज टू गुड एट बिजनेस। सो जस्सी भाई लव यू यार, अगर आप देख रहे हो तो। फिर क्या हुआ, मैं गया कार लेने, पर मैं जस्सी भाई के पास नहीं जा पाया, मैं गया ऑडी लेने, और वो सेम पैसे की। आज भी लोग कहते हैं यार तुमने ऑडी इतनी महंगी ली, मैं कह रहा हूँ महंगी नहीं, मेरे तो वही भी अभी 15 लाख की है, बाकी तो मार्केट ने दिए पैसे। और ऑडी की आने वाले 5 साल की सर्विस भी मेरी फ्री थी, टायर और पेट्रोल के अलावा मेरा ऑडी में कोई खर्चा नहीं लगेगा। इस टर्म एंड कंडीशन पे मैंने ऑडी ली थी। बट आपने कितने की ली फिर वो गाड़ी? वो मेरी थी 62 टाइप कुछ और थी। ये जो एक्स्ट्रा था वो आपने एवरीथिंग वाज मार्केट, वाओ, एवरीथिंग वाज मार्केट। हाँ हाँ हाँ, 61 पॉइंट समथिंग कुछ थी। हाँ ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फॉलो करना पड़ेगा और पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को बोल पाएंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चे के नाम पे स्टार्ट किया, मैंने एचयूएफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि भाई तुम एचयूएफ बना के पैसा बचाओ, तुम बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करो, बच्चों को सेविंग की हैबिट डालो। देविक का मैंने गुल्लक बनाया क्योंकि उसको होना चाहिए। अभी आप मेरे बच्चे के पास जाओगे ना, उससे बोलो कि भैया तेरे गुल्लक में से खर्चा, जैसे अभी कभी कभी खर्चा आता है ना, जैसे दूध वाला आया, मैंने कहा चल आज देविक पैसा देगा, और देविक निकाल के लाता है। देविक एक कॉइन निकालता है, फिर कहता है और क्यों दूं, अभी खत्म हो जाएगा, तो अभी नहीं देते, और नहीं, और कल मिलेगा। सो he is very small, but he is also very smart. हाँ नहीं, but he is also understanding the value of money। कि ठीक है अभी बहुत छोटा है, बट अभी इससे ज्यादा हम सिखाते भी नहीं कि चल तो डेली कुछ दे। हम उसके हाथ से क्यों दिलाते हैं? जैसे कोई आया जिसको हम सपोज करते हैं, कोई किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उसके हाथ से दिलाते हैं, क्योंकि उसको देना भी आना चाहिए। मतलब सिर्फ उसको लेना नहीं आता। अभी क्या होता है, बच्चे की बात बताता हूँ, जब बच्चा होता है ना, उसको लेने की आदत होती है। कोई उसको चॉकलेट देता है, कोई टॉफी देता है, कोई आइसक्रीम देता है, कोई दूध दे देता है, बट उससे कोई लेता कुछ नहीं है। क्या उसको कभी किसी को देना पड़ा तो दे पाएगा क्या कि यार नहीं तुम लो? तो इसलिए हम उससे दिलाते भी, और उसी के पैसों से दिलाते कि जा तू दे इसको। उसको दर्द हो कि यार देने के भी दर्द होता है, क्योंकि दर्द तो होता है, चाहे वो 2 रुपए दे रहा है अपने, ही इज गिविंग $5, ही इज गिविंग $10, बट फॉर हिम दैट इज इंपॉर्टेंट। He doesn't understand it is 5, it is 2, it is 10. He just understand it is something which holds value, जिससे मेरे को चीजें मिलती है। इसको इतना समझ आता है, बट वो चीजी को उसको देना इज डिफिकल्ट। तो जस्ट ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट। तो आप भी वही मैं बातें कर रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकली यूज कर पा रहा हूँ। तो आप भी स्टार्ट करो बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट, चाहे 5,000, 2,500, 1,000 रुपए, 500 रुपए, बट करो। वाओ, वेरी लवली एग्जांपल। आपने बहुत अच्छे से बोला कि देने, लाइक गिविंग बैक एटीट्यूड भी होना चाहिए राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। सो 15,000 पर मंथ अगर एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने बोला इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक बार बताओ। जैसे अगर आप सबसे पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एडवाइजर के पास जा रहे हो, तो वो आपके लिए कर देगा। नहीं जा रहे, नॉर्मल चाहिए, तो सबसे पहले एक पार्ट आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाल दो, निफ्टी 50 इक्वल वेट किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छी लगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो आपको पसंद है। सेकेंड पार्ट आप एक मल्टी कैप फंड में डाल दो, जो 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप, और बाकी 25% अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देगा। तो इट विल गिव यू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एंड जस्ट बिकॉज यू आर यंग एंड आई एम अज्यूमिंग कि अभी आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है ज्यादा, आपके पास कोई टेंशन नहीं है ज्यादा, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और ईएमआईज लिमिटेड है, तो आप लास्ट 25% स्मॉल कैप फंड में डालो, जो आपको एक्चुअल ग्रोथ देगा। क्या होता है, स्मॉल कैप में लगता है रिस्क है, वॉलेटिलिटी होती है, बट वो आपको ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में भी आप अल्फा और रिस्क ले सकते हो, तो आपको ले लेना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, कि मैं कहता हूं कि बिजनेस आदमी कौन कर सकता है,
जस्ट एक एनालॉजी याद आई तो बताता हूँ। बिजनेस आदमी वो कर सकता है जो सन की है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में रिस्क चाहिए होती है, और ऐसी रिस्क चाहिए होती है जो बियॉन्ड योर कैपेसिटी होती है। वो सिर्फ एक पागल आदमी ले सकता है। एक लॉजिकल, समझा, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा रिस्क ले नहीं पाता, क्योंकि उसको लॉजिक दिखता है, उसको दिखता है अरे यार ये तो रिस्क रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहा। तो जब आप बिजनेस करने जाओ ना, तो उस समय रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखा जाता। जस्ट एक एनालॉजी थी, जस्ट कोई बिजनेसमैन है तो उसको बताने के लिए कि भाई तुम्हें रिस्क लेना होगा। उसी तरीके से जब आप यंग हो, पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकते हो, तो थोड़ा बहुत स्मॉल कैप लेना चाहिए। आपने आपका पर्सनल पोर्टफोलियो कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिवाइड किया है? यार मेरे सिर्फ पर्सनल नाम पे सिर्फ 4 स्कीम्स है। अगर मेरे अच्छा। एक नाम पे हो गया तो 4 स्कीम्स है। उसमें से 3 स्मॉल कैप है और एक मल्टी कैप है, क्योंकि मुझे फंड पसंद है। बस ये 4 फंड्स है। Okay. फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, अगर वो 5 फंड स्कीम मैनेज कर रहा है तो उसमें से 4 होना चाहिए। मैंने बेसिकली अपने लिए 21 क्राइटेरिया का एक फिल्टर बना रखा है, जिसके बेसिस पे हम क्लाइंट के लिए चूज करते हैं। और उसका भी मैंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, AI। अगर कोई मेरे से आज क्लाइंट आके बोले कि फंड सही है नहीं है, मैं सीधा सॉफ्टवेयर में डालूंगा। वो मेनली सॉर्टिनो रेशियोज, डाउनसाइड रिस्क और उसका हिस्टोरिकल क्या क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है, 3 मेन, और बाकी 18 सब सेक्शंस को देखते हुए वो फिल्टर लगा के आपको इमीडिएटली बता देगा कि वो ग्रीन है, रेड है या येलो है। सो इट्स अ AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप कर दिया है। बट कीपिंग दैट असाइड, बेसिक आप ये देख लो कि भाई फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर वो 5 फंड मैनेज कर रहा है तो उसमें से 3 तो अच्छे होने चाहिए, 4 तो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही अच्छा है बाकी सब पिट रहे हैं। उसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नंबर 1 फंड हो, बट मैं चाहता हूं कि मेरा कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड हो। कंसिस्टेंट परफॉर्मर मतलब मेरा हमेशा टॉप क्वार्टरली में आ जाए फंड, ऐसा फंड हो, तो उसमें आई एम मोर हैप्पी। थर्डली, आई वांट कि मेरे फंड में डाउनसाइड कंट्रोल हो। क्या होता है, हम इंडिया में रिस्क अवर्स नहीं है, हम लॉस अवर्स है। हमें पैसे में रिस्क लेने में दिक्कत नहीं है, पैसे के लॉस में दिक्कत है। अगर 1 लाख रुपए 99,000 होते तो मेरे को दिक्कत है। पर अगर मैं बोलूं कि यार या तो 12,000 मिलेंगे या 20,000 मिलेंगे, आप बोलोगे यार तू डाल यार, तू मस्त रहे। मतलब अगर आपका 12% का टारगेट है और 20% मिलता है, 20% का टारगेट है, 15% मिलता है, ये भी रिस्क है। पर हमें रिस्क से दिक्कत नहीं, लॉस से दिक्कत है। तो इसलिए हमें डाउनसाइड रिस्क कंट्रोल होनी चाहिए हमारे फंड में। बस ये 3-4 चीजें बेसिक, अगर एज अ लेमैन बिल्कुल बिगनर आप देखोगे तो आप ठीक ठाक फंड तक पहुंच जाओगे। चलो एक काम करते, फिर इंटरेस्टिंग करते हैं। मेरा केस स्टडी लेके आप मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फिर ठीक है? आप मेरे को रिकमेंडेशन कर दो। एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। तो सेविंग कितनी होती है बता दो, चलो मंथली। सेविंग एक काम करते, लेट्स मेक इट रिलेटेबल टू द यंग ऑडियंस। रियल बताओ ना। रिलेटेबल तो हमने 50,000 की सेविंग, 50,000 की इनकम पे 15,000 बता दिया, विच इज वेरी रिलेटेबल। ठीक तो है। आपकी सेविंग कितनी कर रहे हो अभी आप मंथली? तो अभी सेविंग्स मान के चलो, अभी कितना होगा मंथली? आई थिंक मान के चलो 2 lakhs पर मंथ ले लो आप। 2 lakhs की आप सेविंग कर रहे हो, और इस सेविंग का भी पैसा कहाँ कहाँ डाल रहे हो आप भाई? 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। 6 म्यूचुअल फंड्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, और अभी तक आपने इमरजेंसी फंड बना लिया अपना भाई? वो मतलब बैंक में ऑलरेडी लाइक पहले से ही पड़ा है। कितना पड़ा है? तो मंथली एक्सपेंसेस का 6 times मान के चल लो। मतलब अभी मेरे पास 15 लाख रुपए बैंक में पड़ा है आपके हिसाब से। तो इस 15 लाख नहीं, को आप, एक्चुअली नहीं, हाँ बट ठीक है, 8-10 लाख मान के चलो। चलो 15 लाख आपके जो बैंक में पड़ा है, इसको क्या सबसे पहले आप IPO में यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको आप यूज करना स्टार्ट करो। इससे आपको महीने के ज्यादा नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे साल के। मिनिमम टू मिनिमम 2-2.5 लाख रुपए आपके साल के एक्स्ट्रा परसेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा बढ़ा के आप एक काम करो, 15 लाख को थोड़ा सा और बढ़ा के 20 लाख को क्रॉस कर दो। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि आप बड़े आदमी हो। बड़े आदमी मतलब आपके पास पैसा हो सकता है 5 लाख रुपए। तो उससे क्या होगा, आप 2 HNI एप्लीकेशन लगा पाओगे, जिसमें आपको देखो IPO में 3 टाइप की एप्लीकेशन होती है, रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI। रिटेल में 15,000 की, स्मॉल HNI 2 लाख की, बिग HNI 10 लाख की। स्मॉल HNI वेस्ट ऑफ मनी, रिटेल 15,000 की सिर्फ, और बिग HNI 10 लाख की, जो सबसे बेस्ट होती है। आपको अब 2 नाम से HNI लगानी है। आपके नाम से लगा दो, मम्मी के नाम से लगा दो, आपके नाम से लगा दो, पापा के नाम से लगा दो, किसी भी 2 नाम से आप एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट करो 10-10 लाख रुपए की। ये आपका बेटर हो गया। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस कितना है भाई? नहीं है मेरे पास टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस आप ले लो। आपके पास अभी सैलरी है, मतलब अगर मैं आपकी एनुअल इनकम नाना करते हुए 50 लाख भी मानूं तो आपको 5 करोड़ का कवर होना चाहिए। चलो 5 करोड़ ज्यादा लग रहा है तो 2 करोड़ का कवर तो आपको इमीडिएटली ले लेना चाहिए। और 2+2 ले लो, 2 बेसिक और 2 एक्सीडेंटल। मतलब होता क्या है, यूजुअली 45 ईयर्स से पहले अगर हमें कुछ होता है तो एक्सीडेंट की वजह से होता है नॉर्मली, तो वो आपका इफेक्टिवली 4 करोड़ का कवर हो जाएगा। इवेंचुअली आपको 5 करोड़ के ऊपर पहुंचना है, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट ऑफ इतना तो आपको ले लेना चाहिए कवर। हेल्थ आपका कितना है भाई? हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख। बेसिक 25 लाख है या 25 लाख और वो बढ़ते जाता है? 25 लाख बेसिक है ना? हाँ, बेसिक तो है। इनफ है भाई। 25 लाख इज गुड इनफ। ये कंपनीज पे नहीं जाते क्योंकि वो अभी ओपनली मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, या बुराई करना इज रॉन्ग, तो अपन कंपनीज पे नहीं जाते। बट आपका ये टर्म और हेल्थ वाला पार्ट हो गया। आपके 2 लाख रुपए जा रहा है। और वो पोर्टफोलियो की साइज कितनी हो गई अभी ऑलरेडी भाई?
अभी पता नहीं यार, नॉर्मल इतनी नॉर्मली हुई चलो आप होगी। शेयर नहीं करना चाह रहे, चलो अभी छोड़ देते हैं। तो जो 6 जगह जा रहा है उसमें से कहाँ कहाँ जा रहा है ये पैसा? सारे म्यूचुअल फंड, सारे इक्विटीज ही है, सारे इक्विटी है, Equities- इसमें एक हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड है, बाकी इक्विटी है सारे। सब कुछ इक्विटी में क्या? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या है भाई? सो पराग पारेख का एक फ्लेक्सी कैप है, ठीक फिर है, उसके बाद कोटक का आई थिंक मिड कैप है, इमर्जिंग इक्विटीज होगा शायद, हाँ। एक्सिस का स्मॉल कैप है, ठीक है। फिर उसके बाद और ऐसे ही 2-3 मेरे को याद नहीं आ चलो रहे, ठीक है, मैं अभी रफ आइडिया मेरे को लग गया है। हाँ, और एक आई थिंक hybrid है आपका। डीएसपी का है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, एक तो ना सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है। हाँ, गोल्ड नहीं है। गोल्ड क्यों नहीं है? कोई कारण? क्योंकि गोल्ड में क्या है, कितना ही रिटर्न मिलेगा बढ़ बढ़ के। कितना रिटर्न मिला है पिछले पिछले 1 साल में 40% मिला है, बट आई एम 10 साल सेइंग कि 10 साल में 10-11% इक्विटी से ज्यादा मिला है? नहीं, इक्विटी से ज्यादा थोड़ी अगर है। आप जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज है ना, जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज है और डेवलप्ड कंट्रीज है, दोनों को ले लो आप, गोल्ड वर्सेस इक्विटी के रिटर्न को कंपेयर करो। पिछले 25 साल का रिटर्न 24 कंट्रीज में गोल्ड ने ज्यादा दिया है, इंडिया में इक्विटी में ज्यादा दिया है। हाँ। तो आपका इस गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखना स्टार्ट करो। गोल्ड के लिए आप ETF ले सकते हो या फिर आप गोल्ड फंड ले सकते हो। SGB बॉन्ड सबसे अच्छे है, बट वो अब यूजलेस हो अभी गए, तो है ही नहीं है ही SGB नहीं वो। bonds। तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड लेना। म्यूचुअल फंड में क्या आपको इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लो किसी भी बड़ी कंपनी का, किसी भी बड़ी कंपनी का जो आपको पसंद है, 2 3 4 में से आप उसका गोल्ड फंड लेना स्टार्ट करो। एटलीस्ट जो आपकी ये 5 SIP 6 SIP जा रही है ना, तो उसको 7 करके एटलीस्ट 20-25 हजार रुपए गोल्ड फंड में डालना आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बड़ी साइज का। ये अगर 15,000 होता तो मैं कहता चल ठीक है, गोल्ड को अभी गोली मारते, कभी कोई दिवाली का बोनस आएगा तो उसमें ले लेंगे, बट आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का है तो आप गोल्ड ले सकते हो। इवन आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो सिल्वर भी ले सकते हो। मतलब गोल्ड सिल्वर मिला के अगर आप 25-30 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स नॉट बैड टोटल मिला के मंथली। तो ये गोल्ड और सिल्वर के आप FOF या फिर फंड ले सकते हो। इक्विटी वाले आपके फंड्स चल रहे हैं, उन सब फंड्स का क्या कोई गोल मैपिंग हो रखी है, किसी गोल से मैप्ड है या रैंडमली चल रहे हैं? नहीं, रैंड कोई गोल नहीं है। हर एक को गोल से मैप करना है। जैसे आप एक गोल बताओ, एक गोल बना लेते हैं, एक गोल का मैपिंग कर लेते हैं। जैसे मैं US जा रहा हूँ 2 महीने बाद, इतना नहीं, 5 साल ऊपर गोल की बात करो आप। मैरिज विल बी 1 गोल। मैरिज में 2 आपका ही साल। खर्चा, आपको बहुत हेवी खर्चा खुद करना है। मेरे को क्या पता, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको पता नहीं वो आपके और पापा के बीच में क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, बट मैरिज एक गोल है। फिर उसके बाद दूसरा गोल होगा 5 साल का, अगर बोल रहे हो आप, तो फिर फॉरेन ट्रैवल एक गोल होगा। चलो एक सिंपल सा फॉरेन ट्रैवल गोल लेते हैं हाँ। अपन। आपको एक वेकेशन करनी है एवरी ईयर वन फॉरेन ट्रैवल फॉर 15 days। एवरी ईयर वन। अभी हाँ। अपन सिर्फ एक फॉरेन ट्रैवल का हाँ। बनाते हैं, बहुत सिंपल सा, 5 साल बाद मेरे को चाहिए। अगर वो सेम ट्रैवल अगर आप आज कर रहे हो तो आप किस वैल्यू पे करोगे, कितना खर्चा करके आओगे उस 15 दिन में? हाँ। 15 दिन में होगा 2.5 लाख। टोटल 2.5 लाख का खर्चा। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या तुम कोटा राजस्थान आ रहे हो क्या घूमने? 15 दिन में 2.5 लाख में हो जाएगा ना, 2.5-3 लाख में। स्पेन हो जाता है 15 दिन में 2.5-3 लाख। नहीं यार, 15 दिन तो की कितना? वेकेशन ढंग की करनी हो तो 12 लाख 15 लाख। मैं क्या आपके जितना लुई विटॉन की बैग्स नहीं खरीदने वाला हूँ नहीं भाई, अगर 10 लाख तो लगेंगे यार 15 दिन की अच्छी 15 दिन के लिए। हाँ, लॉजिकल है भाई। मैं बिजनेस क्लास में नहीं फ्लाई करूंगा, इकोनॉमी में करूंगा। इकोनॉमी में लगते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? इसको ट्रैवल एजेंट से मिलाओ भाई, कोई ट्रैवल एजेंट है तो कमेंट करो। बाय द वे, इस वीडियो का अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट भी आए जिसमें हम प्रॉपर्ली इनकी पूरी एक्चुअल फाइनेंशियल्स लेके करें, तो इसके कमेंट में डालो। अगर 1000 से ऊपर कमेंट्स आए तो शायद ये मान जाए अपने एक्चुअल फाइनेंशियल। अगर 1000 के ऊपर कमेंट्स आए ना, मैं आज लिख के देता हूँ कि मैं मान जाऊंगा। चलो हाँ, तो 1000 कमेंट्स कर दो। 1000 तो आ जाएंगे यार, 1000 बंदी कर देंगे हमारे हमारे लोग ही कर देंगे। हमारी जनता बहुत, मेरे जो सब्सक्राइबर बेसिक क्रेजी है। अभी अपन मानते, चलो मेरे को 10 लाख रुपए आज के हिसाब से स्पेंड करना है। इन्फ्लेशन क्या मानते हो आप, हर साल का क्या? 6%। 6% ट्रैवल इन्फ्लेशन। ट्रैवल तो 10% मान लो, 8% ले लेते हैं अपन, ठीक है। और ये अपने पास है 5 साल, राइट? तो ये अपन ने एनुअली किया। ये मेरे पास फिगर आ गया है रफली 15 लाख रुपीस का। जो अभी आज आपको 10 लाख लग रहे हैं, 5 साल बाद आपको 15 लाख रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। अब जो ये 15 लाख रुपए लगने वाले हैं, इसको मैंने राउंड फिगर में 15 लाख ही रख दिया है। इसके लिए मेरे पास है 5 साल। 5 साल मतलब महीने में 60 महीने, और मेरे को इसमें मंथली SIP करनी है। और उस SIP पे मैं करीब 13% के रिटर्न, या बल्कि 14% का CAGR मानता हूं कि चल अपन एग्रेसिव जा रहे हैं बहुत ज्यादा। आज मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं है, तो इस फिगर के लिए जो आपके सिर्फ ये 15 लाख की SIP का फिगर है, 15 लाख को पहुंचने तक का फिगर है, इसके लिए आपको रफली 17,200 की SIP की रिक्वायरमेंट है हर महीने। इसमें आपको, अगर आपने सपोज ये 2 लाख रुपए है, इसको अपन राउंड फिगर करके कि चलो अपनी वाइफ भी हो गई, थोड़ा और लेविश ले लिया, तो 20,000 मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये जो 2 लाख है, इसमें से आपका 20,000 रुपीज SIP चलेगी,
जिसका 14% की जगह अभी मैं और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए 12% ले लेता हूं, तो वो 18,000, तो 20,000 बैठ गया। तो मैंने ये 12% के हिसाब से आपको 18,000 की रिक्वायरमेंट है, हमने उसको 20,000 की मानी है एसआईपी। तो 20,000 की एसआईपी आपकी चल रही है, उसमें लिखा रहेगा उस एसआईपी में गोल पे फॉरेन ट्रैवल इन दिस ईयर 2030 विद फैमिली, एंड उसके लिए मेरा 15 लाख का कॉर्पस चाहिए। अब जैसे ये एक छोटी सी हमने मैपिंग करी जो 2 मिनट में विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, वरना मेरी वेबसाइट पे सब कुछ फ्री भी अवेलेबल है, बट अभी अपन ने बेसिक करी। अब इससे फायदा क्या हुआ? सपोज करते हैं मार्केट में करेक्शन आया, तो क्या होगा? आप मेरे पास आओगे, आनंद भाई मार्केट टूट रहा है, मेरे को पैसा निकाल के दो। मैं बोलूंगा आपसे कि भैया आपकी बेटी की शादी का पैसा निकाल के दूं, बेटी की एजुकेशन का, या आपके ट्रैवल का? आप बता दो यार, ये तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नहीं निकालना। तो हम कहते हैं कि हमारा इमोशन गलत है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट गलत है, बट अगर हमारा इमोशनल अटैचमेंट हमें पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है कहीं पे, तो वो अच्छा है। ये मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हुआ जो कोविड में आते थे ना, उनको हम ये पूछते थे। मैंने मेरी टीम को बोला कि यार सब ऐसे पैनिक करके आ रहे हैं, मैंने उनसे पूछ लो कौन सा पैसा, रिटायरमेंट वाला निकालना है या बच्चे की शादी वाला निकालना है या बच्चे की एजुकेशन वाला निकालना है? कहते नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनसे तो नहीं निकाल सकते। तो वो बने रहते हैं इसमें, और एक बार बने रहोगे मार्केट क्या है? एक रोलर कोस्टर राइड है। आप चल रहे हो। सपोज करते हैं मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं अभी कल मुंबई से जोधपुर जाने वाला हूँ। अब बीच में थोड़ा सा ये डगमगाया और मेरा दिल धक-धकाया, मैंने कहा ले कूदो। कूद गए तो क्या हुआ? मेरी गलती है क्या? एरोप्लेन की कोई गलती थी? पायलट की कोई गलती थी? गलती मेरी थी कि मैं बीच में कूद गया, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। इन द सेम वे अगर आप इक्विटी की वॉलिटिलिटी में कूद जाओगे तो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे, ये आपकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी बची, क्योंकि क्या पास्ट में लोगों ने पैसा नहीं कमा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, टाइम का। आप कह रहे हो ना, टाइम का एग्जांपल देता हूं। 1995 मेरा बर्थ हुआ था, ठीक है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड करके एक आया था 1995 में। वो फंड को आज 30 साल हो गए। अगर किसी ने ये 10,000 रुपए की एसआईपी चला दी होती उस फंड में, 10,000 रुपए की एसआईपी का कंसेप्ट कब आया था पता है? कब आया था? 1993। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस एसआईपी का कंसेप्ट 1993 में। 1995 में आया, हमने एसआईपी चला दी 10,000 रुपए की। आज उस 10,000 रुपए की एसआईपी की क्या वैल्यू है? कितनी? रफली आइडिया लो। 10,000 पर मंथ। HDFC फ्लेक्सी कैप रियल लाइफ एग्जांपल 1.2 lakhs per year 1.2 lakhs into 30 years 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी आज के दिन? 36 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 20-25 करोड़। रफली 17-18 करोड़। आई वाज राइट। अब क्या ये मेरे सारे नंबर अपने एक आध जीरो बढ़ा के ही बोल रहा है भाई? बोल रहा है जीरो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, एक आध जीरो बढ़ा के बोलो कि सही तक तो पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने सारे फिगर एक्सपोनेंशियली ले लिए, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल फंड, इट इज नॉट अ सिलेक्टेड फंड। मैं नहीं कह रहा कि मेरा सिलेक्टेड फंड है या बेस्ट फंड है। ये वो फंड है जो उसको 30 साल हो चुके हैं। ऐसे बहुत कम फंड है जिसको 30 साल हुए इंडिया में। एक फंड है तो उसका एग्जांपल मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। तो 10,000 रुपए की इस फंड की एसआईपी आज के दिन बन गई आपकी 18 करोड़ के आसपास की। अभी 18 करोड़ में से ना आप साल के 2 करोड़ रुपए निकालो, 1.5 करोड़ रुपए निकालो, महीने के 10 लाख रुपए निकालो, कुछ नहीं होने वाला इस कॉर्पस को। मजे के लिए बताता हूं, महीने के 10 लाख रुपए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 लाख रुपए कितने हुए? 10,000 का कितना गुना हुआ? 10 लाख रुपए 100 गुना। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपने 10,000 रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया एक फंड में। 30 साल बाद आप जितना इन्वेस्ट करो उसका 100 गुना उस फंड से निकालते रहो, 10 लाख रुपए। कुछ नहीं होगा आपके कॉर्पस को, कॉर्पस बढ़ेगा इसे। दिस इज मैजिक ऑफ एसआईपी। ये आप सिर्फ इस फिगर के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने सपोज करते किसी फंड में 1 लाख रुपए की एसआईपी कर दी, आज के दिन आप पैसे वाले हो, आपने 1 लाख रुपए की एसआईपी कर दी 30 साल के लिए। 30 साल बाद आप उस फंड से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कभी लग रहा थोड़ा ज्यादा हो गया, 80 लाख रुपए तो आराम से निकालो लाइफ लॉन्ग। कॉर्पस भी वहीं का 80 लाख पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 100। जितनी आपकी एसआईपी चल रही है मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलोगे ना 80 लाख अच्छा लग रहा है सुनने में। 80 लाख से 1 करोड़ रुपए आप पर मंथ निकालो, लाइफ लॉन्ग निकालो, आपका कॉर्पस भी वहीं का वहीं रहेगा। आप कॉर्पस इनहेरिट करके जाओगे, प्रोबेबली अगर मार्केट ने साथ दिया तो कॉर्पस बढ़ेगा भी सही। ये सब हाइपोथेटिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जैसा मार्केट ने पिछले 30 साल परफॉर्म किया इंडिया में, वैसा ही करता रहा। हो सकता है इंडिया में इन्फ्लेशन कम हो गया तो मार्केट के रिटर्न्स कम हो गए, तो विच इज इक्वलेंटली ओके, विच इज गुड, विच इज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट पिछले 30 साल ने रेप्लिकेट किया, आने वाले 30 साल में तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। सो दिस इज मैजिक ऑफ एसआईपी, दिस इज मैजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज मैजिक ऑफ गिविंग टाइम टू इट्स इन्वेस्टमेंट। अब 30 साल में आपने क्या दिया? टाइम दिया उसको। सबसे पेशेंस वाला काम क्या था आपका? टाइम 30 साल तक रुकना। क्या पॉसिबल था? प्रोबेबली नहीं। बीच में आपने देखा यार
अभी क्या हो गया, अरे मैं सुबह सुबह उठा और पता चला टेक बबल बस्ट हो गया, गई दुनिया। फिर दिखा कि लेमन क्राइसिस आ गया, फिर दिखा कि साला कोविड ही आ गया, इस बार तो जीएसटी नोटबंदी से खत्म नहीं हुए थे कि अब कोविड आ गया। तो उस जर्नी पे रुकना इज इम्पोर्टेंट। तो अभी स्टेप 1 मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ, तो इंश्योरेंस हो गया, फिर उसके बाद टर्म हेल्थ, फिर उसके बाद इमरजेंसी फंड हो गया, उसके बाद एसआईपी हो गया, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप खुश रहो। इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे क्या इसके बाद क्या होता है, अब आप जाओ, जब आपकी एसआईपी से भी सॉर्ट हो गई, अब आप जाओ स्टॉक्स मार्केट में, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, फ्यूचर में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करो, उससे सीखो, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जैसे मिस्टेक हो जाए तो उससे डरो मत। अब मिस्टेक कैसे, जैसे सॉफ्ट बैंक का नाम सुना है? क्या है सॉफ्ट बैंक, बता दो सबको पहले। SoftBank is like a very big venture capital fund which invests in a lot of startups. Tech startups में One काफी of the invest biggest करता है। venture capital fund of the world. Yeah. तो सॉफ्ट बैंक ने क्या किया था, 2019 में एनवीडिया के शेयर्स थे इनके पास 3.6 बिलियन के। इन्होंने कहा कि यार एनवीडिया बहुत हो गया, हटा एनवीडिया की ऐसी तैसी, अब अपन जाएंगे कुछ और कंपनी में। क्या लेंगे? वीवर्क और ओयो। एनवीडिया के शेयर बेच के वीवर्क और ओयो लिया, और वीवर्क और ओयो का क्या हाल हुआ? लंका लग गई। और वही शेयर अगर ये एनवीडिया में रख लेते, आज उसकी वैल्यू होती $200 बिलियन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड आल्सो मेक मिस्टेक। व्हेन यू ट्रेड, जब आप ट्रेड करते हो, एफएनओ करते हो, स्टॉक्स लेते हो, ऑप्शंस लेते हो, ये सब करते हो, जो भी आप गलती करोगे, इट इज ओके टू डू मिस्टेक, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि अगर आप सपोज करते किसी मिस्टेक में आपको पता चल जाए कि आप गड्ढे में गिर गए हो, अब वो गड्ढे को खोदो मत, और कि चल और खोदेंगे गड्ढा, देखिए कितना गहरा है, निकलो उस गड्ढे से और अगली जगह जाओ। क्या यहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने काम करना बंद कर दिया? नहीं करा। बट क्या उनको बुरा लगा होगा? लगा होगा ना यार, हम तो सोने में बैठे थे, हम साला कोयले पे गए, और वो भी ऐसा कोयला जो कचरा निकला। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप मिस्टेक्स करो, लर्न करो, स्टॉप डिगिंग ऑन द मिस्टेक और आगे चलते चलो। सो दिस विल इंश्योर कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए पैसा कमा पाओगे। ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड उस पैसे की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एक ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेड कर दिया, जिसके ऊपर आपका घर चल रहा है, जिसके ऊपर से आपकी बच्चे की स्कूल की फीस जा रही है, जिसके ऊपर से आपके घर का बिल जा रहा है, जिसके ऊपर से आपके मम्मी पापा का खर्चा निकल रहा है, जिसके ऊपर से आपका रेंट लग रहा है, जिसके ऊपर से, जिस पैसे के ऊपर से आपके घर के बिजली का बिल जाने वाला है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे। आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं? क्या फर्क पड़ता है, पर बात सुन तो हम भी पूरी। स्टॉक मार्केट उसको पैसा कमा के देता है जिसको उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली उस पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जैसे ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे तुम पूछ रहे कि क्या कितना एक्सपेंस, ये सब ना फ्लॉन्ट करना होता तो मैं भी सारे आंसर दे दूंगा तुम्हें। फ्लॉन्ट क्यों? बट इसे समझ आएगा ना कि कितना आप कैसे प्लानिंग करते हो, बजटिंग कैसे कोई रेलेवेंस ही नहीं है। मैं कोटा में रहता हूँ, छोटी सी जगह है, मेरे खर्चे क्या होते हैं? दोस्तों को पार्टी दे दी, मेरा खर्चा होता है। बाकी क्या खर्चे, वाइफ के लिए कभी कुछ खरीद दिया तो खर्चा हो गया, बट जैसे आज खरीदा, अरे वो सब ठीक है, डजंट मैटर इनफ इफ यू हैव। देखो मैं कहता हूँ शार्क टैंक दिखता है, शार्क टैंक, उसमें वो मार्क क्यूबन आता है, वो उसका एक क्या है, अभी एक बड़ा फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम पे, वो क्या बोलता है भाई कि मैं टी शर्ट जींस में जाऊंगा। बोले क्यों जाएगा? बोले क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस चीज को, कि मैं कुछ भी ड्रेस नहीं, अगर 100 जने रूम में बैठे 99 सूट बूट में, मैं टी शर्ट जींस में, बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। मैंने इसको अर्न किया है, बाकी साले 99 लोग मुझे कुछ बेच नहीं आए हैं। हर एक रूम में जिसमें मैं जाता हूँ, हर कोई आदमी मुझे ही बेचता है, मैं किसी को बेचता नहीं हूँ, इसलिए आई कैन अफोर्ड इट। सो अगर आपने अर्न कर लिया है, अगर आपने सेल्फ सफिशिएंट हो, तो आप अपने आप अमीर हो गए। आपको किसी को दिखाने के लिए वेल्दी बनने की जरूरत नहीं है। वेल्दी और रिच में डिफरेंस होता है। मतलब अगर आपको दिखाना पड़ रहा है कि मैं अमीर हूं, तो आप अमीर नहीं हो। क्या बात है। अगर आपके बिना दिखाए आदमी समझ रहा है कि भाई ये तो तोड़फोड़ आदमी है, मतलब इमेज वो होती है कि अगर आप साला नकली घड़ी भी पहन के चल जाओ, नकली बेल्ट और नकली टी शर्ट जो ब्रांडेड की कॉपी है पहन के जाओ, तब भी सब तारीफ करे, अरे यार क्या यार 50,000 की टी शर्ट पहन के घूम रहा है भाई साहब। आज शाहरुख खान पहन के घूम रहा है, सपोज करते बर्बरी की, तो कोई बढ़िया सी एलवी की कोई टी शर्ट वी-शर्ट या किसी भी ब्रांड की कोई बढ़िया से अमेज का बैग लेके घूम रही है उसकी वाइफ, तो अपनी दोनों नकली है। बोलेंगे यार क्या यार, अपने को भी चाहिए ही है। सो उसने अर्न किया है वो। सो अगर आप एक ऐसा ब्रांड पहन रहे हो जो आपकी हैसियत से बाहर का है, वैसे भी आधे लोग ये मानेंगे आपने नकली पहना है, इससे अच्छा वही लो ना जो आपकी हैसियत में है। रिच दिखने के लिए लोग जितना पैसा बर्बाद करते हैं इतना कहीं नहीं करते हैं, और रिचनेस की कमी खत्म ही नहीं होता। 1000 करोड़ आदमी शादी में उड़ा देता है, अंबानी की शादी साला हजारों करोड़ उड़ा दिया है। हमें वेल्दी बनना है, रिच नहीं बनना। आपके तो दोस्त है ना, अभी तो 1000 करोड़ उड़ा आई विश मेरे को भी शादी में इनवाइट कर देते, एक वॉच ही दे देते यार, नहीं तो यार। तो लास्ट क्वेश्चन टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, तो आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि हमको वेल्दी बनना है, रिच नहीं।
तो कैसे एक आदमी वेल्दी बन सकता है और रिच नहीं? यार रिच होता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कि 1000 करोड़ लगा दी, 2000 करोड़ लगा दी, ये रिच है। वेल्दी का मतलब होता है कि जितना मेरा महीने का खर्चा है, जो मैंने लिमिट कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, जितना मेरी पैसिव इनकम से आ जाए तो आई एम वेल्दी। वाओ। अगर मेरा 50,000 का खर्चा है और जितना मेरी पैसिवली आ रहा है मेरे बिना काम करे, तो आई एम वेल्दी, आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आजकल लोग वो फायर का प्रिंसिपल लगाते हैं, 25 गुना ऑफ दी एनुअल एक्सपेंडिचर। ये सब ठीक है, ये सब उसी के कन्वर्टेड वर्जन है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बस वही उसी का एक बेटर फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1,00,000 रुपए का खर्चा है महीने का, और अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। ये फायर का प्रिंसिपल है, और क्या है, इसके ऊपर इतनी रील्स आ गई, ये प्रिंसिपल है। मैंने इसका एक बेटर वर्जन दे दिया कि आपका अगर जितनी इनकम है, जितना आपका पैसिवली आप कमा पा रहे हो, तो यू आर वेल्दी। अब आपको ये नहीं कंपेयर करना कि वो मुझके पास मेरे से ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि इसकी कोई लाइफ में कंपैरिजन की कोई एंडिंग ही नहीं है। और मैंने तुमसे बात सीखी बाय द वे, तुम्हारा एक चीज थी कि तुम नेटफ्लिक्स यूज नहीं करते, अमेजॉन यूज नहीं करते। आई ऑल्सो स्टार्टेड लास्ट 2 महीने से, एंड इट्स क्रेजी भाई। इतना टाइम बोर मैं कभी नहीं हुआ लाइफ में। ऐसा लगता है लाइफ में बहुत टाइम है काम करने के लिए। और जब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो, हॉटस्टार ये सब पे रहते थे, तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा कैसा निकलता था पता ही नहीं चलता था। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो टाइम बचाओ, पैसे तो अपने आप बच जाएंगे। ऑसम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम सीख ली हम सब ने। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में लेट्स सी, अगर कमेंट्स आए तो अपन मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कर लेंगे डिटेल बाय डिटेल। लेकिन मैं फिर उसके लिए ना बैलेंस शीट मांगूंगा। देखो, मैं मानूंगा नहीं तुम्हारे ऐसे नकली फिगर जो तुमने आज बताए। ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए। हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे, ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए, ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.